बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मुअज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि दिन खैरियत से गुजरे, लेकिन इसके साथ साथ एहतियात बरतिए जब भी आप मेन रोड्स पे जाते हैं, हाईवेज़ पे जाते हैं, क्योंकि अभी खबर हम देख रहे थे कि 8 से 10 अफराद दो मुख्तलिफ हादसात में जान से चले गए हैं, तेज़ रफ्तारी के बाइस, गफलत के बाइस। तो जब भी आप रोड पर निकलें तो ज़रूर एहतियात कीजिए। बिल्कुल, और ये एहतियात ही है। जल्दबाजी हमेशा कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाती है। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी नीड टू रियलाइज इट, स्पेशली जब हम एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं और वो पेंडेमिक जो एक बार फिर से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कहर आलूद होता जा रहा है। और आप देखिए कि गुज़श्ता 24 घंटों में 98 अमवात हुई हैं और करीबन 4900 प्लस केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। केसेस की रेशो मुसलसल जो है वो बढ़ रही है और एहतियात ही है जो आपको इससे बचा सकती है। बिल्कुल, इसके साथ साथ वैक्सीन का मरहला भी शुरू हो चुका है और बड़ी तेज़ी से जारी है। और अगर आप वैक्सीन अभी तक आपने नहीं लगवाई और अब उसके लिए एलिजिबल हो चुके हैं तो ज़रूर लगवाइए। किसी किस्म की कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन जिसका जिक्र अब पॉलिटिक्स में भी हो रहा है, वो है PDM के हवाले से जो इस वक्त मामला चल रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, आखिर मामला कहाँ पर आकर रुक गया और कहाँ से दोबारा उसका आगाज़ होगा। लेकिन टॉप स्टोरी इसके बाद। कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद 98 अमवात हुए हैं। 24 घंटों में 4974 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मस्बत केसेस की शरह का अगर जिक्र करें तो वो 9.93% रही। और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत की 2 हफ्तों के लॉकडाउन की तजवीज़ भी सामने आई है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतामिल नहीं हो सकते, जबकि मुकम्मल लॉकडाउन से मजदूर तबका मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने भारत से तिजारत का आगाज कर दिया और भारत से चीनी, कपास और धागा मंगवाएंगे। वज़ीर ख़जाना हमाद अज़हर ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत से चीनी 15 से 20 रुपए फी किलो सस्ती है। निजी शोबे को 5 लाख टन चीनी खरीदने की इजाज़त भी दे दी है। और इसके अलावा एक और अहम खबर, सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला। नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। मरीम नवाज ने कहा है कि कहीं जाने का इरादा अभी नहीं है, इधर बैठकर ही आपका इलाज जारी रखूंगी। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के खिलाफ मुबैना फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात दर्ज हुए। 3 अरब रुपए के फ्रॉड का इल्जाम। साबिक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर राना नसीम भी इस FIR में नामजद हैं। और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की एक बड़ी कामयाबी सामने आ चुकी है। 1 साल की मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया गया है। नताइज के लिए प्री क्लिनिकल ट्रायल्स भी होंगे इसके। और एक अफसोसनाक खबर, फीफा हाउस तनाज़ा। फीफा की डेडलाइन गुजर गई और पाकिस्तान पर 5 साल और इंजीनियर अशफाक ग्रुप के अरकान पर ताहयात पाबंदी लग सकती है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होंगे। आज प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन बाकायदा आगाज करेंगे आज के शो का। और सबसे पहले हम कोविड की सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो वैक्सीन के मराहल हैं वो किस तरह से तय किए जा रहे हैं। 50 ईयर्स प्लस वालों को भी अब रजिस्टर किया जा रहा है, मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। एक तरफ साइनोफार्म की डोज जो कि 2 डोजेस पर मुश्तमिल है वो लगाई जा रही है। उसके साथ साथ कैन साइनो की वैक्सीन जो है वो भी मंगवा ली गई है और उसके लिए अलग से सेंटर्स बनाए। बिल्कुल, अब एक तरफ तो वैक्सीन के हवाले से मामला बेहतर हो रहे हैं और मजीद भी वैक्सीन आ रही हैं। प्राइवेटली भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन आ जाए, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त जो है वो आपके सबके सामने है कि कोरोना वायरस की वजह से मजीद अमवात भी हो रही हैं और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। तो फिर आखिर में यही कहा जाता है कि तो SOPs की खिलाफवर्जी आपने नहीं करनी, लेकिन दूसरी जानिब वैक्सीन जो है जैसे जैसे आए तो उसको ज़रूर लगवाइए। तो वैक्सीन के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जब से कोरोना वायरस के हवाले से बातें चल रही हैं, 1 साल से ऊपर का मामला हो चुका है, आप भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अब जो मामला है वो है वैक्सीन के हवाले से। वैक्सीन की एक तो इंपोर्ट भी होनी है प्राइवेटली भी और गवर्नमेंट भी कर रही है, खरीदारी भी कर रही है। आपको कैसा लगता है ये जो मरहला है ये पीसफुली बढ़ रहा है आगे? बढ़ तो रहा है, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये आपके जो साउंड है ये मैं काट के आई हूँ, वापस साउंड आ रही है, अपना प्रॉब्लम है टेक्निकल। जी डॉक्टर साहब, इको ठीक करा देते हैं हम। और जैसे कि अबूजर ने आपसे पूछा कि वैक्सीन के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और गवर्नमेंट कितनी कैपेसिटी रखती है वैक्सीन की, कब तक फेज 2 और फेज 3 भी शुरू हो जाएगा। डॉक्टर साहब चेक कीजिएगा, अब आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी हेलो, जी हाँ अब सही है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा।
मैं ये कह रहा था कि प्रॉब्लम ये है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है दुनिया में इस वक्त, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई है नहीं। इस वजह से पाकिस्तान को भी और दूसरे ममालिक को भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम पैदा हो रहा है कि वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। तो इसकी वजह से आपको 12 महीने तकरीबन लग जाएंगे इससे पहले कि पॉपुलेशन का बेशतर हिस्सा वैक्सीनेट हो जाए। और जब तक ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती, जब तक आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई दवाई नहीं है, इसके अलावा कि आप एहतियात करें और SOPs को सख्ती से फॉलो करें और लॉकडाउन ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि वायरस म्यूटेट होकर और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये कहीं ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है पिछले साल के मुकाबले में। लोग अफसोस है कि इसको सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त। बिल्कुल, ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त और हम रोज बरोज केसेस के नंबर्स भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो सिस्टम बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि किस तरह से वैक्सीन लगाई जाएगी और फेज वाइज खोला जाएगा, 18 साल से प्लस के लिए ये बनाया गया है, आपको ये लगता है 1 साल लगेगा तमामतर आबादी को या मैक्सिमम आबादी को कवर करने में? तो फिर प्राइवेटली क्या वैक्सीन अवेलेबल होंगी कि लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद लगवा लें? जी, प्राइवेटली बिल्कुल अवेलेबल होंगी और कुछ आनी भी शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत एहतियात करनी होगी, क्योंकि प्रॉफिटियरिंग का और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने का जो सिलसिला शुरू लगता है हो रहा है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है हिंदुस्तान में 300-400 रुपए की बिक रही है। इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो $2 या €2 यानी कि 300-400 रुपए हैं, जबकि पाकिस्तान में बातचीत हो रही है 8,000-10,000 रुपए के डोजेस की। तो ट्रैप जो है, इसी वजह से ट्रैप को चाहिए कि सख्ती से इसको रोके कि लोगों की ये जान का मामला है, इसको एक्सप्लॉइट ना करें कुछ कंपनियां और ये बहुत ज्यादा प्राइसिंग ना हो, वरना ये होगा कि अमीरों के लिए तो वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी लेकिन गरीब बेचारे परेशान रहेंगे क्योंकि वैक्सीन मिलेगी ही नहीं। तो इस वजह से इसकी प्राइस कंट्रोल जो है वो बहुत ही अहम है, उस पर हमें सख्ती रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब आपने कि प्राइस कंट्रोल भी करना पड़ेगा, रेगुलेट भी करना पड़ेगा, इसके साथ साथ लोगों को अवेयर करना बड़ा जरूरी है डॉक्टर साहब के लोग वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि ऐसे भी आया है कि वैक्सीन पड़ी हुई है लोग लगवा नहीं रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इब्हाम है लोगों को शायद कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोरोना वैक्सीन लगवाई, कोरोना हो गया, डॉक्टर आरिफ अलवी ने वैक्सीन लगवाई, कोरोना, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं है लोगों को कि अभी वैक्सीन का असर होने में भी 3 हफ्ते लगते हैं। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये वैक्सीन का असर होने में तकरीबन 5 हफ्ते लगते हैं। पहली डोज है, उसके बाद 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज है, उसके 10 रोज बाद आपके अंदर एंटीबॉडीज इतनी होती है कि आप मुदाफियत आपके अंदर पैदा हो, और बहुत सी दफा तो तीसरी डोज भी लगवानी पड़ती है कि एंटीबॉडीज इतनी डेवलप हो जाएं। तो ये जो ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ने लगाई और उनको फिर भी हो गया, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। उनके अंदर कुव्वत मुदाफियत पैदा ही नहीं हुई थी, उसके लिए 5-6 हफ्ते इंतजार करना पड़ता है और लोगों को बिल्कुल लगवाना चाहिए। अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो जरूर लगवाना चाहिए, और क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 16 साल या 18 साल के कम उम्र को लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स ही दुनिया में नहीं किए गए, तो उनके लिए तो सिर्फ आइसोलेशन ही का मसला है। बहुत ही एहतियात रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ये बच्चों पर भी काफी अटैक कर रहा है। तो इस वजह से हमें खास तौर पे अपने बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जो लॉकडाउन की पॉलिसी गवर्नमेंट अपनाए हुए है, क्योंकि केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, हमने ये दिन भी देखा कि 100 अमवात हुई और अभी गुज़श्ता 24 घंटों में आज के फिगर के मुताबिक 98 अमवात हुई हैं और नंबर भी बढ़ रहा है मुसलसल। तो लॉकडाउन की जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑप्ट किए हुए है, आपको लगता है, आपकी मेडिकल ओपिनियन में भी और ओवरऑल सिनेरियो में भी ये फिजिबल है, ये सपोर्ट करेगी कोविड की चेन ब्रेक को? जी, अभी तक तो ये बहुत पॉलिसी कामयाब रही है, और ये एक्चुअली उन सारे इलाकों का लॉकडाउन हो रहा है जहां जहां ये खास परसेंटेज में डिस्कवर हो रहा है। तो तकरीबन 6-7-8 हज़ार मकामात पाकिस्तान के हर शहर में इस वक्त लॉकडाउन हुआ है मुख्तलिफ जगहों का। लेकिन अगर ये बढ़ता रहता है और अगर ये जैसे कि ये बढ़ रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो हमें हो सकता है कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, लेकिन वो नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि उससे जो गरीब लोग हैं वो बहुत मुतासिर होंगे, क्योंकि करोड़ों लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी रोटी कमाते हैं, उनका क्या होगा। तो इस वजह से वो लास्ट ऑप्शन होगा, उसको बहुत ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो इख्तियार ना करें तो बेहतर है। हवाई जहाजों के अंदर कम से कम हमें ये कर देना चाहिए कि 1/3 सीटें जो हैं वो खाली रहें,
और इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को सख्ती से कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि मजीद सख्ती करनी चाहिए। तो फिर आपको लग रहा है कि जिस तरह से जहाज़ों का आपने जिक्र किया कि ये यूके के हवाले से वेरिएंट बताया जाता है कि वहाँ से आई हैं फ्लाइट्स तो इसलिए यहाँ पर फैल गया है, फिर जो ट्रांसपोर्ट है इंटरसिटी और इसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी वो भी उस तरह से रुकी नहीं हुई है, तो फिर गवर्नमेंट जहाँ पर मैक्सिमम कर सकती थी आपको लग रहा है कि उतना भी नहीं कर पाई है? लॉकडाउन तो चलो नहीं किया, स्मार्ट लॉकडाउन भी उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई जैसे करना चाहिए था आइडियली। जी, इसमें सूरत हाल ये है कि रोजाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग हो रही है और जो जो स्टेप्स की जरूरत है वो लेती जा रही है। तो सीक्वेंशियली गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पॉलिसीज अख्तियार कर रखी है, क्योंकि मेरे पास वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं है जो असद उमर और या फैसल सुल्तान या दूसरे जो लोग हैं उनके पास होती है। रोजाना की बुनियाद पे वो देखते हैं, उस हिसाब से वो पॉलिसीज तय करते हैं। तो लेकिन मेरी फिर भी एडवाइस होगी कि कम से कम जो हवाई जहाज का ट्रेवल है, क्योंकि वहां पे रोजाना हजारों लोग ट्रेवल कर रहे हैं और कोई अभी तक जो जून पिछले साल में इनके SOPs थे कि 1/3 जहाज खाली होता था और 2 लोग साथ ही बैठते थे, उसको तो फौरी तौर पे हमें लागू करना चाहिए, मेरी एडवाइस होगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। आपने इंफॉर्मेशन भी शेयर की और आपने ये भी कहा कि गवर्नमेंट अपनी मैक्सिमम कोशिश कर रही है कि कोविड की चेन को भी ब्रेक करें और ये पॉलिसीज जो हैं फॉर नाउ ऑब्वियसली फिजिबल हैं, लेकिन जैसे ही अगर नंबर मजीद बढ़ना शुरू हुआ तो फिर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। और ये आपके और मेरे अपने हाथ में है कि अगर हम SOPs को फॉलो करते हैं, अगर हम कोविड को सीरियस लेते हैं तो हम उस नहज पर नहीं जाएंगे जहां गवर्नमेंट को सख्त डिसीजंस लेने। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और सख्त डिसीजन जो कि अब लिया जा सकता है पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से हम बात करने वाले हैं, जिसके हवाले से बात अब कई दिनों से चल भी रही थी लेकिन मामला बेहतर नहीं हो रहा, ख़राब हो रहा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और फीफा हाउस तनाज़ा अभी भी हल नहीं हुआ। फीफा की डेडलाइन गुजर चुकी है कल रात और इंजीनियर इशफाक ग्रुप ने कब्जा नहीं छोड़ा, जिसके बाद अब सख्त एक्शन लिया जा सकता है। इंजीनियर इशफाक ग्रुप ने फीफा हाउस का कब्जा नहीं छोड़ा और 2 रोज कबल कब्जा छुड़ाने के लिए फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल यानी कि फीफा ने एसोसिएशन ने पाकिस्तान को कल रात 8 बजे तक की डेडलाइन दी थी। ताहम हुकूमती सतह पर दोनों ग्रुप से राब्ते बेसुध साबित हो गए और ये जो ग्रुपिज्म है कहीं ना कहीं तबाह करके रख देता है उस पर्टिकुलर फील्ड को, और ऐसा ही हो रहा है फुटबॉल हाउस के अंदर भी। इशफाक ग्रुप ने लाहौर में वाक़ फुटबॉल हाउस का कब्जा नहीं छोड़ा और फिर फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक ने फीफा हाउस का चार्ज न मिलने पर फीफा को ताज़ा सूरत हाल से आगाह करने के लिए ईमेल भेज दी है। और अब पाकिस्तान फुटबॉल के मुस्तकबिल का फैसला फीफा ही करेगी और फीफा पाकिस्तान पर 5 साल की पाबंदी भी आयद कर सकती है और इस मामले पर हुकूमत भी मुतहरिक हो चुकी है। वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबावी राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने फीफा को खत लिखा है, अपना वक्त भी भेजें ताकि दरख्वास्त भी करेंगे कि हमें थोड़ा वक्त भी दें। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने किसी फेडरेशन के मामले पर मुदाखलत नहीं की। हुकूमत की कोशिश है कि डायलॉग के जरिए मामला हल हो और हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान पर फीफा की जानिब से पाबंदी लग जाए। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि PFF और नॉर्मलाइजेशन कमेटी आपस में मामले का हल निकाल लें। अलबत्ता जितने भी फुटबॉल प्लेयर्स हैं जो इस फेडरेशन के मेंबर हैं और बड़ी अनथक कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं अपने स्किल को बेहतर करने के लिए, फुटबॉल खेल कर कुछ भी टूर्नामेंट हो, कोई भी लीग हो, दुनिया में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो हम उस लेवल पर जाकर नहीं खेल पाते बट स्टिल इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। वो बहुत हार्ट ब्रोकन थे कल ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस और ट्वीट्स और तमाम हुकूमती नुमाइंदों को वो मुतहरिक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक जो ट्वीट था वो मुझे काफी टची लगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक स्पोर्ट्समैन है, ही इज अ क्रिकेटर, और उनको लगा था कि अगर वो दुनिया में मतलब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो खेल की दुनिया के अंदर जो है वो एक तहलका अंगेज इंकशाफ होगा। लेकिन आप देख लीजिए कुछ भी नहीं हुआ, वो चाहे हॉकी है, वो चाहे फुटबॉल है। आप हालात देखिए कि मुल्क के क्या है। फिर क्रिकेट की जो रेफरेंस दिया गया इन्हीं सोशल मीडिया की ट्वीट्स के अंदर कि अगर क्रिकेट की टीम बैन होने पर आ जाए तब क्या रिएक्शन होगा सबका, तो एक्चुअली ये अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। और अगर ICC क्रिकेट को पाकिस्तान में बैन कर दे या पाकिस्तान की क्रिकेट को ICC बैन कर दे तो फिर क्या रिएक्शन होता है पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तानियों का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसी वजह से कि फुटबॉल को सीरियस नहीं लिया गया। फुटबॉल पाकिस्तान की अगर टॉप 150 कंट्रीज में भी नहीं आती है, उसकी बड़ी वजह यही है कि ग्रुपिज्म है। फीफा ने तो आपको फंड्स भी देने हैं, फीफा ने आपको सपोर्ट भी करना है कि आप पाकिस्तान में फुटबॉल को बेहतर करें। लेकिन अगर यहाँ पर ग्रुपिज्म होगा, यहाँ पर अगर 2-2 ग्रुप्स होंगे, वो कहेंगे जी हमने हेड ऑफिस का कब्जा
मज़ा नहीं छोड़ना, हमने यहाँ पर बैठ के मामला चलाने हैं। दो सदर क्लेम करेंगे कि हम पाकिस्तान में फुटबॉल को चलाएंगे, और फिर यहाँ पर जो क्लेम किया गया था फुटबॉल की तरफ से, फीफा की तरफ से, कि फीफा जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी कि यहाँ पर ग्राउंड्स बने, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम हो, और जब आकर उन्होंने चेक किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यानी कि यहाँ पर करप्शन एक अलग मामला है बहुत बड़ा, फिर यहाँ पर ग्रुपिज्म एक अलग दूसरा मामला है बहुत बड़ा, फिर तीसरा गवर्नमेंट की सीरियसनेस ना होना, ये तीसरा मामला है। लोग जो है यहाँ पर फुटबॉल को इतना पसंद करते हैं। कराची में आप देखें, कराची में बड़ी जबरदस्त टैलेंट है जो कि यहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज में, लेकिन वो उनको कोई सपोर्ट, कोई फॉर्म नहीं, और आप बात देखिए अभी तक यहाँ पर सपोर्ट नहीं, हमारी टीम बैन हो जाएगी या फीफा सख्त एक्शन ले लेगा। इट्स अबाउट पाकिस्तान इमेज एज वेल, कि एक इंटरनेशनल एसोसिएशन में फिर आपका इमेज क्या जा रहा है, कि पाकिस्तान ओवरऑल किस तरह से इस पूरे सिनेरियो को देखता है। वो करप्शन हो, वो पैसों की करप्शन हो, बेज़ाब्तगी हो या कब्जे की बात हो। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हाफिज शहबाज मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा क्या इस मामले को हल करने के लिए इन ग्रुप्स ने आपस में दोबारा से कुछ रीथिंक किया है? क्योंकि अगर फीफा इन्वॉल्व हो गया और फुटबॉल ही नहीं रहा पाकिस्तान में, तो फिर दोनों ग्रुप्स की अफादियत भी नहीं रहेगी। तो क्या ये रियलाइज कर रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? देखें, दो चीजें, एक तो पहले ये चीज रियलाइज कर लें कि पाकिस्तान में फुटबॉल कहीं नहीं है। पाकिस्तान को फुटबॉल में वर्ल्ड चैंपियन या एशियन चैंपियन या कोई बहुत बड़ा चैंपियन नहीं। हम तो दुनिया में 201 नंबर की टीम है, इसलिए नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, जहां तक अब बात है, जो बात अब चली गई है फीफा के कोर्ट में, क्योंकि रात 8 बजे के बाद दोनों ग्रुप्स ने खुद से फीफा को ईमेल करके बता दिया है। एक तो जो इंजीनियर इशफाक ग्रुप है, जो ये क्लेम करते हैं कि वो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है। जब इलेक्शन हुआ था 2 साल पहले तो उसमें वो जीते थे, लेकिन उस वक्त तनाजा पैदा हो गया था, फैसला साले याद जो है बाहर निकल गया, और उसके बाद फीफा ने दोनों ग्रुप्स की मर्जी से नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई थी। तो उसके बाद उन्होंने भी फीफा को बता दिया कि वो इसको नहीं छोड़ेंगे और जो भी होना है उसके मुताबिक आप करें। उसके साथ साथ जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी, जो कि हारून मालिक जो कि फीफा के नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी रात तकरीबन 8:10 पे एक ईमेल किया है फीफा को कि जी जो यहाँ पे इंजीनियर इशफाक ग्रुप जिन्होंने उन्हें होस्टेज बनाने की कोशिश की थी, उसके बाद कब्जा किया है फीफा हाउस के ऊपर, तो वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब फीफा इस हवाले से फैसला करेगी। तरीकाकार के मुताबिक फीफा इनिशियली पाकिस्तान की जो रुकनीत है उसको सस्पेंड करेगी। तमाम जब मराहत जो पाकिस्तान को मिल रही हैं, जो पैसे यहाँ वहां से आते हैं, वो तमाम के तमाम बंद हो जाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान जो है उसको किसी भी किस्म की इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकेगा। उसके बाद ये मामला फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी में चला जाएगा, जहां पे उसकी मीटिंग में ये फैसला किया जाएगा आया पाकिस्तान के ऊपर कितना बैन किया जाता है। जो तरीकाकार है उसके मुताबिक तकरीबन 5 साल का ये बैन होता है, लेकिन 5 साल के दौरान किसी वक्त भी अगर कोई यहाँ के मुकामी लोग उनसे रब्ता करेंगे, इस मामले को हल करना चाहते हैं, तो उसके बाद की सूरत का जायजा लेते हैं। 5 साल का बैन लगाया जाता है। उसके साथ साथ जो लोग जिन्होंने इस फीफा हाउस के ऊपर कब्जा किया है बकौल फीफा, सही हाफिज शहबाज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये तमाम मामला हो सकते हैं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान पर इस तरह पाबंदी लगे फुटबॉल फेडरेशन की, लेकिन आपने जो कहा कि 150 मुल्कों से भी 200 मुल्कों में नहीं आता, तो उसकी वजह यही है ना कि यहाँ पर फीफा ने सपोर्ट भी किया, यहाँ पर हुकूमत सीरियस नहीं थी, यहाँ पर फीफा जो सपोर्ट करती थी वो रिस्पांस नहीं मिला, करप्शन की नजर हो गया, ग्रुप बंदी की नजर हो गया, इसलिए तो पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता। और हाफिज शहबाज, आपकी इस बात से यकीन जानिए, फुटबॉल लवर्स, फुटबॉल प्लेयर्स के दिल टूट गए हैं। वो तो पहले ही गल से रो रहे हैं, परेशान हैं। विमेन फुटबॉल जो एक चैंपियनशिप होनी थी वो भी नहीं हो सकी है, और आपने आराम से कह दिया कि इतना कोई बड़ी बात नहीं है, पाकिस्तान में तो फुटबॉल था ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हकीकत पसंद नहीं है। देखें, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब भी पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल फुटबॉल टीम बनती थी, चाहे वो विमेन टीम हो या मेंस टीम, उसमें से कई दफा हम ये देखते थे कि एक बच्चा पाकिस्तान में खेलता ही नहीं है, वो इंग्लैंड में रह रहा है, वो तुर्की में रह रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, लेकिन अचानक से पता चल रहा है पाकिस्तान टीम में इंडक्ट कर दिया जाता था। एक तो ये होता है। दूसरा, हमारे यहाँ ये एशिया को, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, साउथ एशिया पूरे में, आप इंडिया देखें, इंडिया भी हाफिज शहबाज, आप कभी जाकर कराची के मलीर और करंगी में जाइएगा तो देखिएगा पाकिस्तान में कितना फुटबॉल का टैलेंट है, और इसके साथ पेशावर की ग्राउंड में कभी विजिट कीजिए, आपको मालूम हो कि पाकिस्तान में कितना जबरदस्त टैलेंट है, जिसको प्रमोट करने के लिए फीफा जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है, पैसे देता है, लेकिन पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसने सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में जो फुटबॉल टैलेंट है एक रिस्क पे खड़ा हुआ है कि आइंदा इनके लिए क्या होगा। बिल्कुल। और अब आप देखिए कि नेशनल विमेंस चैंपियनशिप आफ्टर टुडेज फोर्स टेक ओवर ऑफ पीएफएफ हाउस कैंसिल हो गई। वो फीमेल प्लेयर्स जो हैं वो रो रही थी। मतलब जिनके लिए ये एक पैशन है, अब वो एग्जिस्ट करता है। आप फुटबॉल ग्राउंड्स में जाकर देखिए लोग कितना पैशन के साथ खेलते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो किस कंट्री में खेल रहे हैं। वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करते हैं और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। सो आई रियली होप कि गवर्नमेंट इसको टेकअप करके कुछ सीरियस एक्शन ले। गवर्नमेंट का बयानिया भी ठीक है कि हम एसोसिएशन या फेडरेशन के अंदर उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते, बट जब मामला इंटरनेशनल लेवल पर चले जाए और पाकिस्तान का इमेज एट स्टेक हो
तो जरूर करना चाहिए। और इसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड डेवलपमेंट हो रही है, ट्रेड के हवाले से जो ब्रेक थी अब उसको ब्रेक को ख़त्म कर दिया गया है, दोबारा से ट्रेड बहाल हो गई है, जो कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इंपोर्ट तो भी होने वाली है, चीनी भी और इसके साथ साथ कॉटन भी, इस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड एक बार फिर बहाल हो गई है और ये कहा जा रहा है कि इस ट्रेड के पीछे तमाम दुनिया में जो पाकिस्तान और भारत के दोस्त हैं उन्होंने बहुत मदद की कि दोबारा से ये बहाल हो जाए। अब ये कल इसका फैसला हो गया है। कॉटन और चीनी पाकिस्तान बरामद करेगा भारत से और जो रूटीन में पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था भारत को, वो भी मामला आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएंगे। कल बड़ा फैसला किया गया है जब 23 मार्च के खत के बाद जो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को लिखा था, तो ये डेवलपमेंट सामने आई। बिल्कुल, ये दरामद करने की इजाजत दे दी गई है जी, चीनी और कॉटन, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये सस्ती अवेलेबल होगी वहां पर, जिससे इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर जो है वो कम होगा। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि जितने स्कैंडल्स इन इश्यूज के हवाले से बने, वो मनी करप्शन हो, वो बेज़ाब्तगी हो, वो स्कैंडल्स हो, उनको सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया गया? क्या हम लोग इस केपेबल नहीं हैं कि अपने यूजेज के लिए इनफ जनरेट कर सकें? वो चाहे कॉटन है, वो चाहे चीनी है, खैर दैट्स अ लॉन्ग डिबेट। बट अभी जो हम ट्रेड शुरू करने जा रहे हैं भारत के साथ, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फायदा होगा और कब तक होगा, इस पर हम बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये जो इंडिया ट्रेड शुरू होने जा रही है इंडिया के साथ और हम दरामद करने जा रहे हैं चीनी और कॉटन, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल इन्फ्लेशन पर? क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है जिससे एक गरीब आदमी और आम आदमी को फायदा पहुंचेगा? देखिए, बात ये है कि जैसे आपका मुल्क है पाकिस्तान और उसमें जो है पंजाब में जो है गल्ला पैदा होता है, सुबह सरहद में जो है आपको बिजली और पानी और गैस मिलती है। अगर कल को ये सूबे कहें कि हम आपस में एक दूसरे से जो जिस जगह पैदा होता है उसके साथ शेयर नहीं करेंगे तो मुल्क में बुरान आ जाएगा, राइट जी। इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान दो पड़ोसी मुल्क हैं और 70 साल 72 साल से बेशक हम अलग हैं, लेकिन एक आज़ादाना तजारत दोनों मुल्कों में होती थी। अगर यहाँ मौसम खराब होने की वजह से या फसल खराब होने की वजह से कोई चीज़ खराब हो जाती थी तो वो इंडिया से बाकायदा आती थी, और अगर इंडिया में किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती थी तो पाकिस्तान से जाती थी, और जिसकी वजह से जो है महंगाई में काबू रहता था। आप देखें कि अगस्त 2019 से जिस दिन से ये दोनों मुल्कों ने अपने तिजारती ताल्लुकात खत्म किए कश्मीर की उस इशू से, उस दिन से पाकिस्तान में बिलखसूस जो है तरतीब से जो है ना फूड की प्राइसेस बहुत बढ़ गई। पहले आपको याद होगा पिछले साल टमाटर, सब्जियां, ये वो सारी चीजें, तो जब भी ये बाजी में ऐसा होता था इंडिया से आ जाती थी चीजें। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये जो इकदाम हुआ है इससे महंगाई पे काफी कंट्रोल होगा। दूसरा इसके जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया आपके बिल्कुल पड़ोस में, घंटों में या दिनों में 2-3 दिनों में वहाँ से चीजें आ जाती है। अगर यही चीनी जब मुल्क में शॉर्ट थी तो ये ब्राजील वगैरह से आ रही थी तो ये 60 से 70 दिन लग जाते थे। इसमें जो माफिया था और जो मिडलमैन थे वो ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। सही मुजम्मिल साहब, आप जो कह रहे हैं वो तो शॉर्ट टर्म सा बेनिफिट लगता है कि अगर जब शॉर्टेज हो तो फौरन मंगवा ली जाए, लेकिन जब ट्रेड ओपन हो जाती है तो फिर आपके पास कोई टाइम फ्रेम तो होता नहीं है, फिर आप रूटीन में चीज़ें मंगवाते हैं और भेजते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो पहले माजी में होता रहा, जो शिकायत थी पाकिस्तान के फार्मर्स को, यहाँ पे जो किसान एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े लोग थे कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ना उस तरह से बिजली ना इस तरह सब्सिडी दे सकती है आपकी एग्रीकल्चर लैंड्स को, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उसकी वजह से भारत में चीज़ें सस्ती हैं और पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के लोग हैं या पाकिस्तान से जुड़े लोग हैं वो उस तरह से केटर नहीं कर पाते हैं तमाम जो ज़रूरियात हैं, और फिर इस प्रेशर को भी, उसका क्या हल देखते हैं फिर आप? देखिए, बात यह है कि या 22 करोड़ आवाम को देख लें या चंद किसानों की जो ख्वाहिशात है उसको देख लें। ये देख लें ना, 2 साल उनकी ख्वाहिशात पूरी की तो उससे जो है पूरा मुल्क जो है परेशान हो गया। आपको कंपेटिटिव होना पड़ेगा। अगर वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है या वो अच्छे तरीके से फसल लगा रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप इनको जबरदस्ती कवर करते रहेंगे, प्रोटेक्शन देते रहेंगे, तो ये मुल्क का भी नुकसान है, आवाम का भी नुकसान है। और रहा सवाल ये कि ये जो है ना जरूरी नहीं है कि जो चीज़ यहाँ पे वाफिर होगी वो वहाँ से नहीं आएगी।
ये एक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है कि जो चीज की शॉर्टेज होती है वो एक्सचेंज होती है, क्योंकि प्राइसेस उसमें चेंज हो जाती है। इंडिया में भी देखें, अभी जब से ये हुआ है, इंडिया ने भी काफी सफर किया है। पाकिस्तान से बहुत प्याज जाता था इंडिया में, बहुत सारी चीजें जाती थी, इंडिया में भी महंगाई हुई। तो ये जो है एक गिव एंड टेक की अपॉर्चुनिटी है। देखें बात में अमेरिका और चाइना की कितनी लड़ाई है, बिल्कुल, लेकिन वो जो है उन्होंने कभी भी अपनी उस लड़ाई को तिजारत के ऊपर असरअंदाज नहीं होने दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन तिजारत अगर किसी मुल्क की रुकती है तो वो मुल्क की माशी सरगर्मियां रुकने वाली बात होती है और फिर आवाम को नुकसान होता है। इसी तरह देखें आप इंडिया और चाइना की कितनी लड़ाई हुई है। पिछले साल चाइना ने उनकी जमीन लद्दाख पे कब्जा कर लिया, लेकिन दोनों ने किसी भी सूरत में अपनी तिजारत नहीं रोकी। तो ये एक हमने जज्बाती फैसला किया था आज से 2 साल पहले, और उसकी काफी हमने कॉस्ट पे की, और उसमें जो मिडिल मैन है उसने बहुत उस चीज का फायदा उठाया। बिल्कुल सही। मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि या आवाम को देख लें या किसानों को देख लें, तो किसानों को भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वही हैं जो 22 करोड़ आवाम के लिए ये उगाते हैं, फसलें उगाते हैं और हमें खुराक प्रोवाइड भी करते हैं। कंपेटिटिव होना बहुत अच्छी बात है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि मैच्योरिटी से डिसीजंस लेने चाहिए। अब ये कहिएगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेड जनरली भी कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तानी मईशत के अच्छे दिन आने वाले हैं और आने वाले दिनों में न सिर्फ महंगाई कम होगी बल्कि आवाम के मुफाद को नुकसान पहुंचाने वाले माफियाज को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या वाकई में मईशत में अच्छे दिन आने वाले हैं कि आप देखते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो अब गरीब आदमी और आम आदमी के हक में जाने वाले हैं और बेहतर होने वाले हैं? देखिए, मैं हमेशा से एक चीज पे बिलीव करता हूँ, और वो है मेरा बिलीफ कि अगर जेब में पैसे हैं ना तो महंगी चीज भी सस्ती है, और अगर पैसे नहीं है ना तो सस्ती चीज भी महंगी है। तो आपको रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए, और ये वजीर आजम साहब का जो बयान है ये उस वक्त हकीकत में तब्दील हो सकता है कि जब मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़े, सनतें लगे, ज़राअत तरक्की करे। जब तरक्की करेगी तो चीजें, जब पैदावार बढ़ेगी तो हर चीज में खुशहाली आ जाती है। तो हमें जो है पैदावार की तरफ जोर देना चाहिए। एग्रीकल्चर हमारी 2-3 साल, बल्कि 2-3 साल नहीं, पिछले 10 सालों से इग्नोर हुई है। इस पे काम करना चाहिए था। 18वीं तरमीम के बाद इसमें बिल्कुल काम नहीं हुआ, और जब से सूबों में लिए इसको इसका बेड़ा गर्क हुआ है। तो पैदावार जिस मुल्क की खराब होगी ना वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कहा कि अभी पैदावार के ऊपर तवज्जो देनी होगी, बिल्कुल सही है। साथ सब्सिडीज देकर एडजस्ट करें और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको कम्पीट करने के लिए टेक्नोलॉजी को बेहतर करें। अब मुजम्मिल साहब ये बताइएगा कि बेहतरी की जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने बात की है कि हम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जिस तरह से वज़ीर ख़जाना पहले असद उमर, फिर हफीज़ शेख साहब, अब हमाद अज़हर साहब आ चुके हैं, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि मुशीर ख़जाना जो है वो शौकत तरीन साहब का नाम सामने आ रहा है। आप बताइएगा क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? नाम बदल जाते हैं, तब्दीली आती है वजारत में, अब ये शौकत तरीन साहब अगर आ जाते हैं तो क्या कुछ बेहतरी हो सकती है मजीद? नहीं, बात नहीं कि अभी शौकत तरीन नहीं आ रहे, वो एक एडवाइजरी काउंसिल जी मुशीर ख़जाना की, उसमें कन्वीनर होंगे ये। अगर फर्ज करें कि हफीज शेख जा रहे हैं और दूसरे आ रहे हैं, देखिए हफीज शेख ने इससे जो काम लेना था, जो उन्होंने डिलीवर करना था वो कर दिया। अब वो सेकंड लेग है कि देखें इलेक्शन 2 साल बाद है, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि अगर उन्होंने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, तो उनको जो है इश्यूज आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उन्होंने अपनी टीम को चेंज किया। उनको कुछ एग्रेसिव लोग चाहिए थे जो पब्लिक में आ सके। आपने देखा होगा हफीज शेख जो एक बड़े शाय किस्म के वजीर थे, वो मीडिया शाय थे, वो उन्होंने जो पॉलिसीज जो भी लाए उसकी असरात जो भी अच्छे बुरे हुए, लेकिन आपने कभी उनको मीडिया में डिफेंड करते नहीं देखा अपनी पॉलिसी। तो कुछ किसी की अच्छाई होती है, किसी की बुराई होती है। तो अब इमरान खान को शायद इस तरह के लोग चाहिए हो जो एग्रेसिव हो, जो ऑन द फील्ड हो, जो आवाम के अंदर मकबूल हो, तो ताकि वो जो है चीजें जो है ईज ऑफ होना शुरू हो, चीजें ईज ऑफ होना शुरू हो, अवाम को जवाब भी दें और अवाम को एक्सप्लेन भी करें। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है और ये एक अच्छा नाम हो सकता है ऑन दिस पोस्ट। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एंड आई थिंक उनकी ठीक है, इफ यू कीप ऑन एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ तो समहाउ और दी अदर, बेशक इन्फ्लेशन रेट आगे भी जा रहा है, लेकिन अवाम को ये लगता है कि देखिए हमें एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है, हमें समझाया भी जा रहा है, तो थोड़ा ईजी हो जाता है। वो कहते हैं ना कि सुनवाई हो जाए तो आपके मसाइल आधे कम हो जाते हैं, आप किसी से शेयर कर लो तो आधे गम भी कम हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आ जाए तब भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और इसके साथ साथ जब आप किसी की सुनवाई करते
करते हैं तो उसके प्रॉब्लम्स आपने दूर करने होते हैं। हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में कोशिश करता है। तो यहाँ पर एक और कैपेसिटी में जो हम बताने लगे आपको कि फ़ायदा आपका होने जा रहा है, बड़ी ज़बरदस्त एक ऑफ़र है वाउच 365। उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब महंगा खाने के, वो अब दूर हो चुकी हैं, क्योंकि अब आप बाय वन गेट वन फ्री ऑफर 365 वाउच से ले सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये ऑफर है। बिल्कुल, और ये वाउच 365 एक एप्लीकेशन है जो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इनका मेंबरशिप कार्ड जब अवेल करेंगे तो इनके ऊपर करीबन 6000 प्लस ब्रांड्स हैं, जिसके ऊपर आप जाकर अगर ऑर्डर करते हैं, टेक अवे कराते हैं या डिलीवरी कराते हैं तो बाय वन गेट वन फ्री जो है वो आप ले सकते हैं। इट हैज़ पिज़्ज़ा हट, इट हैड ओपीटी, बेला विटा, इतने सारे ब्रांड्स हैं जिस पर जाकर आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ हम आपके लिए ये ऑफर लाए हैं कि आप जाइए फेसबुक पर, हमारा पेज ज्वाइन कीजिए 24/9, और वहाँ एक सवाल पूछा जाता है जिसका अगर आप जवाब देंगे तो ये मेंबरशिप कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एज अ गिफ्ट। बिल्कुल, और मेंबरशिप कार्ड होगा मुख्तलिफ शहरों के लिए, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, एबटाबाद और बहावलपुर। ये लंबी लिस्ट है। आप इन शहरों में अगर रहते हैं तो आप इस वाउच 365 का फ़ायदा उठाते हुए इतनी लंबी लिस्ट में जिसके 6000 ब्रांड्स हैं उसमें आप जब देखेंगे तो फिर आपको फ़ायदा भी होगा। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स हैं, और फिर इसके अलावा एक लंबी डिटेल है जिसमें आपको 15000 कूपन भी मिलेंगे, और आप अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। और आज का सवाल बड़ा ही आसान है और बड़ा ही सोच के रखा गया है, और वो सवाल ये है कि कोरोना एसओपीज क्या है। कोई से 3 एसओपीज बता दीजिए, कोई से 3 एहतियातें बता दीजिए जो आपको कोरोना से बचाती हैं। ये सवाल है, जाइए फेसबुक पर जवाब दीजिए, और जिसका सबसे पहले और सही जवाब आएगा उसको ये वाउच कार्ड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और इस मेंबरशिप के तहत जितने उसके अंदर वाउचर्स हैं, आप जितनी दफ़ा भी खाना खाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री का। सो आई थिंक दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी जिससे फायदा जरूर उठाना। तो 24/9 के पेज पे जाइए, सवाल का जवाब देखिए, आसान सा सवाल है। और क्योंकि ये सवाल भी इसलिए किया गया क्योंकि कोविड में ही इस तरह की ऑफर्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं और लॉकडाउन लग रहे हैं, तो फिर आपने अगर एंजॉय करना है इस लॉकडाउन में खाने को और फिर इतनी ज़बरदस्त ऑफर को, तो ज़रूर जाइए, जवाब दीजिए और ये कार्ड जो है। और इस सवाल का जवाब तो इतनी दफ़ा हम प्रोग्राम में रिपीट करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो प्रोग्राम देखते रहिए, आपको जवाब भी पता लग जाएगा, फिर जवाब दे दीजिएगा। तो ये तो था कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आपका फायदा कहाँ होने जा रहा है। और इसके साथ साथ अभी हम एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट होने जा रही है जी। पाकिस्तान में जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक वैक्सीन तैयार करने के हवाले से हतमी मराहिल में वो दाखिल हो चुकी है, ट्रायल बेसिस पे वो जा सकती है। मुजम्मिल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। वैक्सीन का हम जिक्र करते हैं जो दुनिया भर में अवेलेबल हैं और लगाई जा रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली कम हैं। प्रायोरिटीज़ पर उन कंट्रीज़ को रखा जा रहा है जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, जिनका असर और रसूख ज़्यादा है। ऑल्दो वी आर ग्लैड कि पाकिस्तान को भी वैक्सीन मिल रही हैं, लेकिन हमारे आबादी के कंपैरिजन में वो बहुत कम है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम खुद से, जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो हमारे साइंसदान भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल ये गुड न्यूज़ आई जी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने भी ये दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन उन्होंने तैयार कर ली है। और दावा बड़ा जबरदस्त है, बड़ा हौसला अफजा है। यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कोरोना वैक्सीन की प्यूरिफिकेशन मुकम्मल कर ली है, और वैक्सीन की तैयारी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और स्कूल ऑफ बायोकेमिस्ट्री के साइंसदानों की टीम ने की है। तो तैयारी कैसे की, यहाँ तक कैसे पहुँचे, और अब क्या सिचुएशन है, आगे के क्या मराहिल हैं, इस पर हम बात करेंगे। साइंटिस्ट हैं हाफिज मुजम्मिल रहमान साहब, जिनसे हम बात करेंगे इस वैक्सीन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। बहुत शुक्रिया जी, पहले तो वेलकम और आपको मुबारकबाद कि माशाल्लाह यहाँ तक आप पहुँचे हैं। तो बताइएगा, ये जो वैक्सीन बनाने का मरहला है, आपने बताया था कि 2 वैक्सीन हम बना चुके हैं इस मरहले तक, क्या डिटेल है इसकी, अब तक क्या क्या काम किया गया इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया आपकी इन्विटेशन का। हुआ यूँ है कि जब मार्च 2020 के अंदर पेंडेमिक लगा तो बहुत सारे लोगों ने इस पे काम शुरू किया, तो हमने भी उस वक्त सोचा कि हम भी काम शुरू करते हैं, देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। तकरीबन 15 मार्च को 2020 को हमारा एक पेपर ऑनलाइन आ गया था, जो कि हमने प्रपोज किया था मल्टी एपिटोप वैक्सीन का मॉडल। अच्छा। और उस वक्त मेरे ख्याल से ये दुनिया का पहला पेपर था जो कि अभी तक ऑनलाइन अवेलेबल था। इस वक्त तक कोई भी पेपर मल्टी एपिटोप वैक्सीन पर अवेलेबल नहीं था। तो हमने काम शुरू किया, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने हमसे इस पर ब्रीफिंग ली, और वाइस चांसलर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर साहब हैं, उन्होंने
पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लिया और हमें कुछ फंड दिया कि हम वो जो कंस्ट्रक्ट हमने बनाए हैं उनको हम सिंथेसाइज करवा सकें। उस वक्त तक हम 4 कंस्ट्रक्ट बना चुके थे। कंस्ट्रक्ट का मतलब ये है वी हैव 4 डिफरेंट वैक्सीन कैंडिडेट्स विच मे हैव द पोटेंशियल टू बी अ वैक्सीन। तो अगला मरहला ये था कि हमने इसको सिंथेसाइज करवाना था, यानी जो हम जीन बना लेते हैं, जो नोवल जीन होते हैं, उसको फिर सिंथेसाइज करवाना पड़ता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में जीन सिंथेसाइजर नहीं था। तो हमने फिर इसको कोरिया और चाइना के लोगों से रब्ता किया, चूँकि लॉकडाउन था और ट्रांसपोर्ट बंद थी, शिपिंग भी बंद थी। बहरहाल हमने चाइना की किसी कंपनी से रब्ता किया, उन्होंने हमें ये कंस्ट्रक्ट सिंथेसाइज करके दिए और तकरीबन कुछ 4.5-5 माह हम इसके लिए सिर्फ इंतजार ही करते रहे। अच्छा। अगर वो पहले हमारे पास पहले दिन से होते या एक हफ्ते में आ जाते तो शायद हम आज जहां मैं आज खड़ा हूं, मुझे लगता है कि मेरी इनर फीलिंग ये है कि मैं 6-7-8 महीने में लेट हूँ, यानी मैं इस स्टेज तक कुछ 6-7 महीने पहले पहुंच सकता था। उसके बाद हमने उस वैक्सीन के जब कंस्ट्रक्ट आ गए तो हमने क्लोनिंग और एक्सप्रेशन की स्ट्रेटजीज होती हैं, हमने उस जीन को क्लोन किया लैब के अंदर और फिर हम उसकी एक्सप्रेशन हमने की। एक्सप्रेशन के बाद अब हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हमारे पास 2 वैक्सीन जो है वो प्योरीफाइड फॉर्म में अवेलेबल है। अच्छा, और अब उनके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो शुरू होंगे। जी, अब उनके प्री क्लिनिकल ट्रायल होंगे, उनके बाद ही पता चलेगा कि इनकी एफिकेसी क्या है, क्या ये दे हैव द पोटेंशियल टू बी अ गुड वैक्सीन और नॉट। ये तो रिस्क फैक्टर्स क्या है? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ साथ जब आप कुछ खुद से बनाते हो तो एक कंपैरेटिव स्टडी भी चल रही होती है, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीन अब एग्जिस्ट कर रही है जो अप्रूव हो गई है और अवेलेबल भी है। तो क्या ये कंपैरेटिव स्टडी की गई उसके बनाने के अंदर जो भी फार्मूलाज यूज किए गए, इस तरह से देखा गया इसको कि कहाँ स्टैंड करती है अजम्पशंस के अंदर ही कह लीजिए प्री क्लिनिकल ट्रायल से पहले? देखें, हर साइंटिस्ट ने क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि हमने इंडिपेंडेंटली काम किया है। उस वक्त तक जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मेरा पेपर प्री प्रिंट में अवेलेबल था 15 मार्च 2020 को, और अगर आप वो डेटा उठाएं तो उस वक्त कोई भी इस तरह का पेपर अवेलेबल ही नहीं था कि हम किसी से राय ले सकते। तो मुझे लगता है कि तमाम साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली जो उनके पास प्रीवियस नॉलेज था, इसमें मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे नौजवान जो साइंटिस्ट हैं, जो पढ़ रहे हैं, PhD स्कॉलर्स हैं, इनको अब कंप्यूटेशनल टेक्निक की तरफ आना पड़ेगा। इम्यूनो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप इन तमाम कामों को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मुज़म्मिल साहब, आपने जिस तरह से कहा है कि हमने अजम्पशंस की हैं, अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग ये भी बात करते हैं, आप ज़रा क्लियर भी इस बारे में कीजिएगा कि जो वैक्सीन होती है पहले आपके अंदर वायरस डालती है, उसके बाद आप इसलिए बीमार भी होते हैं और फिर आप दोबारा से ठीक हो जाते हैं, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनती है। लेकिन ये क्लेम तो इंटरनेशनल वैक्सीन की तरफ से किया जा रहा है कि ऐसी हमने नहीं बनाई है वैक्सीन, ये इंडिपेंडेंट है और ये आपके बिल्कुल सिस्टम को जाके कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आपने जो तरीकाकार अपनाया था वो कौन सा था? हमने एक ट्रेडिशनल क्लासिकल तरीके के साथ बनाई है। फाइजर ने और बाकी लोगों ने एक नई टेक्नोलॉजी है mRNA बेस्ड वैक्सीन। चूंकि अभी उसका कोई साइंटिफिकली एविडेंस नहीं था दुनिया में, तो हमने वहां से स्टार्ट नहीं किया। हमने ये वैक्सीन ऐसे ही बनाई है जैसे इंसुलिन बनती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे बैक्टीरिया में की जाती है और उससे इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है। सारी दुनिया में लग रही है इंसुलिन, हमने वही क्लासिकल टेक्निक इस्तेमाल की है। लेकिन जहां तक ये बात है कि वायरस बॉडी में डाला जाता है, ये बड़ा डेंजरस वायरस है, इसको ऐसे आप अटेन्यूएट करके नहीं डाल सकते, आप इसको वीकन करके नहीं डाल सकते। अगर आप वीकन करके डालेंगे तो प्रॉब्लम होगा। या तो इसका कोई पार्ट या इसको डेड करके भी डालना थोड़ा सा टफ होता है। कुछ लोग चूंकि इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुकम्मल वायरस नहीं डाला जा सकता है, वो डेंजरस होगा। आपने क्या टेक्निक इस्तेमाल? हमने यूं किया है कि जो वायरस की प्रोटीन्स होती है ना, उसमें स्पेसिफिक एपिटॉप्स होते हैं जो कि एंटीजेनिक होते हैं। जैसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूं तो मेरी रिकॉग्निशन मेरा फेस है, मेरे फेस से आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाफिज मुजम्मिल बात कर रहा है ना। इसी तरह जो वैक्सीन की प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन में स्पेसिफिक एपिटोप्स होते हैं। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उनके साथ एक्ट करता है, हमारी एंटीबॉडीज जब उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो वो वहां जाकर उस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करती हैं जो कि उसका एपिटोप होता है, जिसके अंदर एंटीजेनेसिटी प्रॉपर्टी होती है। हमने क्या किया, हमने उन तमाम प्रोटीन में से वो एपिटोप निकाल लिए जो कि एंटीजेनिक थे, जिनके अंदर एंटीजेनेसिटी थी। फिर हमने उनको कंस्ट्रक्ट करके एक नॉवल वैक्सीन तैयार की, हमने एडजुवेंट लगाए और उसका एक कंस्ट्रक्ट डेवलप कर लिया। और मीनवाइल हमने
हमारे साथ जो ट्रेजेडी हुई वो ये था कि जाहिर सी बात है हमें फंड की जरूरत थी, तो एचईसी ने उस वक्त फंड अनाउंस किए। हमने एचईसी को लिखा, पूरा एक प्रपोजल बना के दिया, जो भी उनका सिस्टम था हमने वहां अप्लाई किया, और पीएसएफ में भी हमने अप्लाई किया। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसा ही होता है। बिल्कुल, लेकिन आपने उस सिस्टम से फाइट करके अपनी कोशिश जारी रखी, दैट्स व्हाट इट काउंट्स। और अब इस मरहले पर पहुंच गए हैं कि अब प्री क्लिनिकल ट्रायल शुरू होंगे। क्विकली जरा अगर बता दीजिएगा कि कब तक ये प्री क्लिनिकल मराहल मुकम्मल हो जाएंगे, और अगर ये अप्रूव हो जाते हैं इंशाल्लाह और आगे जाकर अवेलेबिलिटी इसकी कब तक पॉसिबल हो सकेगी, तमाम टाइम कैलकुलेट। मैं इसमें दो बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि प्री क्लिनिकल ट्रायल के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, सपोर्ट चाहिए, वी डोंट हैव रिसोर्सेज। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एचईसी ने हमें कुछ नहीं दिया, और एचईसी ने अभी तक जितने प्रोजेक्ट कोविड के लिए दिए हैं एक भी थेराप्यूटिक्स पे नहीं है। खुदारा आइए अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट कीजिए, इससे मत डरिए। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है तो कितना टाइम लगेगा? प्री क्लिनिकल ट्रायल में तकरीबन अगर हम इसको फास्टली भी प्रोसीड करें तो मुझे लगता है कोई 4 से 5 माह ये लेगा। ठीक है। उसके बाद अगर रिजल्ट अगर के साथ अगर रिजल्ट आए तो हम इसको फिर क्लिनिकल ट्रायल में लेके जाएंगे। इस वक्त हमारी जो 3rd वैक्सीन है वो भी इन प्रोसेस है, और हम और भी बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फैसिलिटी स्टार्ट तो होना, उसकी गवर्नमेंट सपोर्ट करे, प्लेटफॉर्म दे, इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट करे, ताकि आप उस तरह से फिर सपोर्ट भी लें और फिर आगे ट्रायल्स पे। मैं इस पे यही कहूंगा, अगर आज भी हो बराहीम का ईमा पैदा कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान। जबरदस्त जी, जबरदस्त। और आप लोगों ने ये साबित किया है कि पोटेंशियल और टैलेंट की कमी नहीं है, और हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म और एक जो सपोर्ट है वो बहुत जरूरी होती है। मुज़म्मिल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड गुड लक फॉर योर फर्दर जितने भी फेजेस हैं उसको कवर अप करने के लिए। आई वुड पर्सनली एंड अबूजर और मेरी पूरी टीम ये पर्सनली रिक्वेस्ट करेगी गवर्नमेंट को कि प्लीज सपोर्ट सच इन्वेंशंस, सच स्टेप्स जो लिए जाते हैं हमारे टैलेंटेड साइंसदानों की तरफ से, ताकि हमें और एज नेशन जो है वो पाकिस्तान को फायदा हो। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी है। गुज़िश्ता दिनों पंजाब सूबाई काबीना के इजलास में गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपये मुकर्रर की गई है, और सरकारी सतह पर गंदम को फी मन कीमत अब जो दी जाएगी, मतलब जो किसानों को वो 1800 रुपये होगी, और काश्तकारों की सहूलत के लिए अब इस हवाले से गंदम की कीमत में इजाफा भी किया गया है। काश्तकारों ने तो हुकूमत से मुतालबा किया था कि 2000 रुपये फी मन कीमत मुकर्रर की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की खरीदारी का हदफ अब 50 लाख मेट्रिक टन मुकर्रर किया है, जबकि गुज़श्ता साल ये हदफ 35 लाख मेट्रिक टन था। और गुज़श्ता हुकूमतों में किसानों को उनकी फसल का मुआवजा बर वक्त भी अदा नहीं किया जाता था। उन्होंने कहा कि इस बार हम मुआवजा फौरी अदा करेंगे और बारदाने की फराहमी को भी यकीनी बनाएंगे। इस पर हम बात करेंगे। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। आज़म साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हमें याद है कि पिछली दफ़ा भी हुआ था कि सिंध में तो कीमत ज़्यादा रख दी गई थी, लेकिन पंजाब के किसान थोड़े सा नाराज़ हो गए थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि 1800 रुपये मन जो है वो कीमत दी जाएगी गंदम की। क्या आपको लगता है इससे बेहतरी आएगी, किसानों का कोई फ़ायदा होगा, और फ्लोर मिल्स जो हैं उनको वो इस स्टेप को किस तरह से देखती हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने नो डाउट के 2000 रुपया रेट किया, लेकिन पंजाब ने भी 1400 से बढ़ा के 1800 रुपया रेट किया है। अगर हम इसे देखें तो ये 10 रुपये केजी का इजाफा है, और जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। और ये फैसला जिस टाइम पे किया गया उस टाइम पे काश्त हो चुकी थी, नई सोइंग नहीं होनी थी, काश्तकार अपनी गंदम की फसल लगा चुका था, तमाम एक्सपेंस कर चुका था। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने और पंजाब ने बड़ा अच्छा फैसला किया 1800 का। इससे जो फ्लोर मिल्स हैं डेफिनेटली उनको गंदम महंगी मिलेगी, तो आटे के अंदर भी उसी तरह इजाफा आएगा, और 10 रुपये केजी तक इजाफा जो सा है वो मिनिमम है, क्योंकि बाकी चीज़ों के अंदर भी रेट्स बढ़े हैं, तो आटे का इजाफा मुतवक्को है। अकॉर्डिंगली अगर हुकूमत इजरा जारी रखती है तो फिर इसी पेस पे आटे की कीमतें रहेंगी, लेकिन नेचुरल जो है नेचुरली वो डेफिनेटली जितना इजाफा गंदम की कीमतों में हुआ है मिनिमम उतना इजाफा आटे की कीमतों में भी होगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में आटा भी महंगा हो सकता है। लेकिन आसिम साहब ये बताइएगा कि एक जानिब तो ये गंदम की खरीदारी गवर्नमेंट का काम है, लेकिन साथ कोटा मिलता है फ्लोर मिल एसोसिएशंस को, उस हवाले से हमेशा बड़ा प्रॉब्लम आता है जी, कोटे में कमी कर दी गई, बढ़ा दिया गया। ये जो आप इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है प्रॉब्लम एक बार फिर हो सकती है इसी तरह से कोटा की और फिर जो अवेलेबिलिटी है? जी देखें, आपको याद होगा पिछली दफा भी हमने आपके थ्रू ये अपना पैगाम हुकूमत तक पहुंचाया था कि हमारे मुल्क में 35 लाख टन है जी, जिसको पहले कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, और ये कहा जाता था कि हमारे पास बम्पर क्रॉप आई है और हमने
पंजाब के अंदर 41 लाख टन गंदम खरीदी है, जो कि 10 साल रिकॉर्ड टूटा है जी। लेकिन अल्टीमेटली टाइम ने साबित किया कि जो हमारा मौक़िफ़ था उसी के मुताबिक जब बाहर से गंदम इंपोर्ट हुई प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर में, तो तब जाके क्राइसिस पे ओवरकम किया गया। अब भी जो आपने बात की है गंदम के कोटे की, तो पिछले साल भी इन्होंने गंदम नहीं खरीदने दी थी फ्लोर मिल्स को प्राइवेट सेक्टर में, अब भी पॉलिसी में तो है, पिछले साल भी था, लेकिन जब मौका आता है खरीदारी का उस टाइम पे रुकावटें डाल दी जाती हैं और गवर्नमेंट के चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट्स दिए होते हैं तो वो अपने अपने टारगेट अचीव करने के लिए गाड़ियां अनलोड कर लेती हैं। तो हमारा तो इस टाइम भी बड़ा क्लियर स्टैंड है कि बिल्कुल क्लियर पॉलिसी रखी जाए, अगर पहले हुकूमत ने खरीदनी है तो हुकूमत की गंदम की खरीदारी करे, उसके बाद हमें अलाउ किया जाए। इस दफा एक और काम भी किया गया कि स्टेट बैंक की जो पॉलिसी अब आई है गंदम के ऊपर, उसके अंदर ऐसे डिफरेंट किस्म के बेंचमार्क्स लगा दिए गए हैं कि शायद ये खरीदारी पॉसिबल नहीं होगी। उस पर हमने एक लेटर तो लिख दिया है लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब में अभी तक गंदम नहीं आई, लेकिन जनूबी पंजाब के 13 अजला के अंदर पंजाब हुकूमत ने गंदम की कोटे की जो तरसील थी उसको में कमी लाई है 30% तक। तो ये एक अलग फैक्टर है कि रमजान की आमद है और इस दौरान अगर आप गंदम की रिलीजेस कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक महंगाई का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल महंगाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये आपने कहा आसिम साहब, आपने कहा था कि 10 रुपए पर केजी कीमत में इजाफा है, जो कीमत बढ़ाई गई है, तो वो 10 रुपए गवर्नमेंट के ऊपर बोझ होगा सब्सिडी की मद में या वो आम आदमी से लिया जाएगा? दूसरा ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि जो पूरे मसाइल आप बता रहे हैं, सिनेरियोज आप बता रहे हैं, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं तो इससे शॉर्टेज दोबारा से तो नहीं हो जाएगी? हमने पिछले साल देखा, उससे पिछले साल भी देखा कि मसाइल थे, तो क्या इस डिसीजन के बाद भी शॉर्टेज के इम्कानात मौजूद हैं? देखिए इस टाइम पे चूंकि सिंध से गंदम जो है पंजाब एंटर हो रही है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो खासी हायर साइड पे है और 1950-60 या 2000 रुपए के लगभग हमें पंजाब में वो गंदम आ रही है। तो उसका मतलब है कि 12-13 रुपए केजी का इजाफा आटे में। तो जो रमजान से पहले मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम 860 में ही आटा देंगे, लेकिन जब प्राइवेट सीजन शुरू होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आम पब्लिक जो 10 रुपए का इजाफा है वो बेयर करेगी इसको। लेकिन हुकूमत पंजाब में कुछ ऐसी पॉलिसी अभी इख्तियार की है जो फूड डिपार्टमेंट की है कि उन्होंने रिडक्शन शुरू कर दी है। तो ये रमजान से पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई आ जाएगी। रमजान 13 में शुरू होना है, इन्होंने 2 दिन हुए कि इस कोटे में कमी कर दी, जिससे ऑटोमेटिकली जनूबी पंजाब के अंदर गंदम की प्राइस ज्यादा जो सिंध से आ रही है उसके होने की वजह से आटे की प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। अच्छा आसिम साहब, यहाँ पे तो मामला आपने कहा कि इजाफा तो हो रहा है प्राइसेस में और एक्सपेक्टेड भी आइंदा आने वाले दिनों में, लेकिन वहीं पर पॉलिसी में एक और भी तब्दीली की गई है जो कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से उसको जो है पसंद भी किया गया, एक्नॉलेज किया गया है कि ये जो नमी थी और इसके साथ जो मिलावट के हवाले से शिकायत आती थी, अब कहा गया है कि फ्लोर मिल्स उसको रीचेक कर सकती है, मतलब क्वालिटी के ऊपर आपके ऊपर भी कहा गया कि आप खुद चेक कर लें, तो इससे कुछ रिलीफ मिलेगा, मामला बेहतर होंगे? देखिए भाई, जो नमी है मॉइस्चर, अभी ये नई पॉलिसी आ रही है, आप इसमें देखिएगा 10% पे बाइंग होगी गंदम की। तो मुझे ये बताएं 10% पे खरीद के 14% या 15% पे देने का क्या हिसाब है? ये पानी लगाया जाता है। इसी तरह मिलावट जब खरीदारी होती है उस टाइम पे मिट्टी के बगैर गंदम ली जाती है। अभी जो पिछले दिनों में जब हमने थोड़ा सा इस पे एहतजाज किया तो उसके बाद से कुछ क्रैकडाउन्स किए गए जिसपे से मिट्टी के ट्रक मिले हैं, जी, पानी के पाइप्स, मोटरें मिली हैं अपना गोदामों के अंदर से। तो इस तरह के बहुत सारे मामला हुए। वो तो हमारा राइट है। मैं समझता हूँ कि जिस रेट पे, जिस मॉइस्चर पे, जिस कंटेंट पे आपने खरीदी है उसी रेट पे ये गंदम इजरा होनी चाहिए टू फ्लोर मिल्स। उसमें कोई बीच में कोई कमीशन एजेंट या कोई और नहीं बैठाया हुआ जो फूड के डिपार्टमेंट के अहलकार हैं। उनकी सिर्फ ड्यूटी है कि खरीदारी करें और आवाम को सस्ता आटा देने के लिए जो क्वालिटी ली है वही आगे देते हैं। उसके अंदर मिलावट करना या ये मामलात करना ये सरियन जुर्म के जिम्मे में आता है। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन अब आपकी बात से एक तशवीश जो हमारे अंदर अब पैदा है कि आटा मजीद महंगा होने जा रहा है, डिसीजंस लिए जाते हैं किसानों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वहीं पर आपके मुताबिक जो इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आवाम के लिए भारी पड़ने वाले हैं। और आपने कहा कि रमजान से पहले ही बहुत ज्यादा महंगाई आ जाएगी, तो रमजान में दिन कितने रह गए हैं? आप देखिए ना कि 12-13 दिन 14 दिन अगर रह गए हैं तो उस दौरान में ही इतनी महंगाई हो जाएगी कि रमजान में भी रिलीफ नहीं। ये गवर्नमेंट का काम है कि महंगाई ना होने दे, क्योंकि यही जरूरी है। इस वक्त जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो किया जाए, जो प्रोक्योरमेंट है उसको भी फॉलो किया जाए, जो कि टारगेट्स हैं ताकि वो मेंटेन भी हों। और फिर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जो है उनके मुताबिक जो क्वालिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, क्योंकि उसके भी असरात जो हैं फिर आवाम पर पड़ते हैं महंगाई की सूरत में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, हाजिर होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। बहुत से स्कैंडल्स, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट की अपने लोगों के सामने आए तो उस पर ऑपोजिशन को बात करने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब बात करने का मौका मिल जाता है तो गवर्नमेंट भी अपने तय पूरी कोशिश करती है, और मैं पर्टिकुलरली इस गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ कि वो साफ, शफाफ और ट्रांसपेरेंट ना सिर्फ स्टेटमेंट्स दे बल्कि इकदाम भी। बिल्कुल, इकदाम ये किए गए हैं कि FIA ने तहकीकात मुकम्मल की और विफाकी इदारा है FIA, उसने 3.25 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड पर जहांगीर तरीन, उनके बेटे अली तरीन, 2 बेटियों और दामाद फैमिली के दीगर अफराद पर 2 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। और FIA ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपने दामाद की कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री फारूकी बल्ब कंपनी के अकाउंट में GDW कंपनी यानी कि जो जहांगीर तरीन की कंपनी है उससे 3.25 अरब मुंतकिल किए और बंद फैक्ट्री में मुंतकिल होने वाली रकम बादशाह फैमिली मेम्बरान के अकाउंट में मुंतकिल की गई। और इस तरह बंद फैक्ट्री के पैसे लगाकर 3 अरब से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जहांगीर तरीन और अहले खाना ने ओपन मार्केट से डॉलर खरीदे और रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की। जहांगीर तरीन और उनके खानदान के खिलाफ FIA ने 2 मुकदमात दर्ज किए हैं। और उनका दामाद जो गत्ते के गोदे के दरख्त से कागज बनाता था, जहांगीर तरीन की फैक्ट्री में 26% शेयर होल्डर भी है। और FIA ने ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो FIA ने अपनी इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर जो दिए हैं। जहांगीर तरीन के दस्तराज साबिक सेक्रेटरी ज़राअत राना नसीम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। और राना नसीम बतौर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जहांगीर तरीन की कंपनी में अभी काम कर रहे हैं और गन्ने की खरीदारी में गबन भी करता था, ये भी उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ने इन इल्जामात की तरदीद की है और कहा है कि FIA को तमाम कागजात मुहैया कर चुका हूं, जो रकम बैरून मुल्क मुंतकिल की गई है उस पर टैक्स अदा किया गया था, बैंक के जरिए भेजी गई है, जो कारोबार करते हैं उसकी मुकम्मल मनी ट्रेल मौजूद है। मेरे बच्चों और मुझ पर गलत FIR दर्ज की गई, मुझ पर इल्जामात बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत सामने आ जाएगी। जबकि दूसरी जानिब शहजाद अकबर का ये कहना था कि चीनी माफिया के खिलाफ FIA का बड़ा ऑपरेशन जारी है। जो ग्रोह सामने आए हैं उनके लिए माफिया का लफ्ज छोटा है। रमजान आ रहा है और जखीरा अंदोजी चीनी की कीमतें बढ़ाना चाह रहे हैं। शुगर की कीमतें कभी 70 रुपए, कभी 100 रुपए हो जाती हैं। 4 माह के अंदर पूरे साल की चीनी तैयार हो जाती है। सट्टे बाजारों के खिलाफ भी बड़ा ऑपरेशन किया गया और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली बार बार शुगर माफिया और जो शुगर मिल्स माफिया है उनका जिक्र करते रहे। और इन मिलों में आपको याद रहे कि जहांगीर तरीन के मिल भी शामिल है, जबकि हमजा शहबाज की मिल का नाम भी जो है वो सामने आया है। तो दीज आर 2 स्कैंडल्स जिसके ऊपर FIA ने एक तरफ एक्शन लिया, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेने का इरादा रखती है कि शुगर माफिया और ऐसे लोग जो अपनी मिल्स को चलाकर गरीब आवाम पर बोझ डालते हैं महंगाई का, उनको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, एक तो शुगर क्राइसिस और उसके बाद जो उसकी वजह से वजूहात सामने आई थी, रिपोर्ट भी सामने आई, मंजर आम पर आई, और अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो कि जहांगीर तरीन पर है। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं इस तमाम मामले पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब जहांगीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। आपने जिस तरह से सुना कि हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं ओवरऑल शुगर मिल्स की जो रिपोर्ट आई थी, फिर उसके बाद FIA ने जो कार्रवाई की है अगेंस्ट जहांगीर तरीन, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने तो कह दिया कई गलत इल्जाम हैं। आपको लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट थी ये ठीक थी या फिर इस पर भी मजीद तहकीकात होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा चीनी और आटे का, और ये पिछले साल से जो है कोई मुसलसल अपोजिशन ने तनकीद का निशाना बनाया हुआ था और वतन भी बहुत ज्यादा इन चीजों बढ़ चुकी थी। तो जब इस पर एक्शन लिया गया तो ये इस पार्टी की खासा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर का, कि उसने बिला तफरीक जो भी किसी भी चीज में इन्वॉल्व नजर आया या नहीं भी नजर आया तो तहकीकात उसके लिए बिल्कुल ऐसी ही की जैसे अपोजिशन के साथ करनी चाहिए।
उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आया और भी दोस्तों का नाम आया है, तो यकीनन उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उन्होंने कोई कसूर नहीं किया है तो वो उन्हें बिल्कुल उससे बरी जिम्मा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कसूरवार है तो वो इस वजह से ना बच जाए कि उसका ताल्लुक किसी हुकूमती पार्टी के साथ है। बिल्कुल सही, लेकिन यही बात जब आपको याद होगा लास्ट ईयर भी जो चीनी स्कैंडल आया था उस हवाले से भी सामने आई थी, पूरी इन्वेस्टिगेशंस हुई, फॉरेंसिक भी हुई, उसकी पूरी कमेटीज भी बनी, लेकिन एंड रिजल्ट कुछ नहीं हो सका। तो कहीं ना कहीं अवाम में ये तासुर तो जाता है कि अगर हुकूमती पार्टी से ताल्लुक है तो कोई एज मिल जाता है या कोई बेनिफिट मिल जाता है। ऑल्दो जहांगीर तरीन साहब तो डिनाई कर रहे हैं इन तमाम फैक्ट्स को जो FIA ने सामने रखे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने तो एक्सप्लेनेशन भी दी है, क्लैरिफिकेशन भी दी है और ये इल्जामात हैं सिर्फ। अच्छा देखिए, मेरी अपनी जाती राय ये है कि हमें इदारों के ऊपर एतमाद करना चाहिए और उन्हें मजबूत करना चाहिए। लेकिन क्या है कि अब हमारा काम, ये हुकूमत का काम ये नहीं है कि जी वो किसी पर मुकदमात बनाए या ना बनाए, ये इदारों का काम है। इदारे जो है अपना काम अगर इंडिपेंडेंटली करेंगे तो आवाम के ऊपर उनका एतमाद बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा वो कहीं महसूस करेगी आवाम के कि शायद पसंद नापसंद के ऊपर केसेस बन रहे हैं, तो उससे हुकूमतें तो देखें आज हम हैं कल नहीं होंगे। लेकिन क्या है कि अदारे तो मजबूत रहने चाहिए, अदारों को, ये अदारे बाकी रहेंगे तो इदारों को अपनी जो है साख को बेहतर करने के लिए जब भी कोई तहकीक करें उसे बिल्कुल साफ और शफाफ और उसको हतमी नताइज तक पहुंचाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि इदारों ने अगर तहकीकात की हैं और अगर वो समझते हैं कि सही है तो फिर उन्हें पे साबित भी करना चाहिए, वरना हर आदमी जो है वो यही आपकी बात बिल्कुल ठीक है आफ्ताब जहांगीर साहब के आइडियली इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, रिपोर्ट जब सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइएगा कि जो हैंडलिंग हुई है इस तमाम इशू की, जिस तरह से हमने देखा है शुगर क्राइसिस आई है, आटा क्राइसिस आया है, फिर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू सामने आता है, इसमें आपको लग रहा है कि ये जो तहकीकाती टीम कमीशन बनाना तो एक अलग जान है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रॉब्लम आया है, बैड गवर्नेंस का भी प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पर थी तभी ये मामला खराब हुआ। अच्छा देखिए, मैं फिर वही आपसे कहूंगा कि कोई भी इशू उठता है तो उसको तहकीकात कौन करेगा? तहकीकात मैं तो नहीं करूंगा ना, मेरे ऊपर भी कोई इल्जाम आएगा तो उसको तहकीकात करने के इदारे मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन है और फिर अदालतें हैं, तो साबित करना है। मैं समझता हूँ कि इस तरह कौम का वक्त जाया करने के बजाय, पैसा जाया करने के बजाय, लोगों को किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के बजाय इदारों को भी चाहिए कि एक बेहतरीन किस्म के इन्वेस्टिगेशन कर अपने केसेस को मजबूत करें और उन्हें जो है अदालतों में जब जाएं तो उनको साबित भी कर सकें, ना कि ये सिर्फ एक खानापूरी के लिए हो। तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ठीक, ये मुनासिब नहीं है। इदारों के ऊपर एतमाद होना चाहिए और अगर बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही प्रॉपर व्यवहार की और प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो साबित करनी चाहिए, तभी नाम क्लियर हो सकेगा। किसी को एज नहीं मिलेगा चाहे उसका ताल्लुक हुकूमती पार्टी से ही क्यों ना हो। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस चीज़ पर बात कर रहे थे। और इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हुए एक और मामला जिस पर अब बात होने जा रही है वो है रमज़ान के हवाले से, जहां पर कोरोना लॉकडाउन है तो वहीं पर ये भी बात की जा रही है कि कितना मज़ीद सख्त होगा या इसमें कमी आएगी। और फिर रमज़ान के हवाले से एक और बहुत अहम चीज़ें डिस्कस होती हैं, वो ये है कि नमाज के हवाले से किस तरह से मसाजिद में की जानी है, SOPs क्या होंगे तरावी की, तो वो बात अब क्लियर कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने कहा है कि रमज़ान मुबारक में मसाजिद खुली रहेंगी और तरावी भी मामूल के मुताबिक ही होंगी। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि इस साल कोरोना की वजह से कोई भी मस्जिद बंद नहीं की जाएगी, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर सबको अमल करना होगा। कोरोना SOPs पर सबसे ज्यादा अमल मसाजिद में ही हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बातें पागलपन है। इस पर बात करेंगे हम, मौलाना ताहिर अशरफी साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। मौलाना ताहिर अशरफी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं आप और चीज़ों को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा था कि बदकिस्मती थी कि मसाजिद को भी बंद करना पड़ा था, लॉकडाउन में बहुत चीज़ें अफेक्ट हुई थी, लेकिन इस साल आपने ये नवीद सुनाई है कि रमज़ान में मसाजिद आबाद रहेंगी और वहाँ पर तरावी की नमाज भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि पहले तो आप ये अपनी मालूमात ठीक कर लें कि बिल्कुल बंद नहीं करना पड़ा था ना। पिछले साल मस्जिदें बंद हुई थी, पाकिस्तान को वाहिद जगह थी जहाँ पर मस्जिदें खुली रही पूरे हाल में, मस्जिदें बंद हो गई थी। और इस साल भी इंशाअल्लाह मस्जिदें बंद नहीं होंगी और तरावी भी होगी, लेकिन SOPs का ख्याल करना होगा और जो SOPs का ख्याल नहीं करेंगे
वहाँ लाजमी बात है कि हुकूमत एक्शन करेगी, क्योंकि लोगों को बचाना भी हुकूमत के अल्लाह के बाद हुकूमत की जिम्मेदारी है और SOPs पे अमल करवाना भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी जगह अमल हुआ है SOPs पर तो वो मसाजिद में हुआ है, लिहाजा मसाजिद खुली रहेंगी। वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब का ये बड़ा क्लियर जो है इस मामले में हिदायत है कि मसाजिद जो है वो खुली रहे, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा बयान होती रहे, लेकिन उसके साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर भी अमल हो। बिल्कुल आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि जी एहतियाती तदाबीर भी हों और साथ नमाजें और उसी रूटीन में हों और मसाजिद भी खुली रहें। मौलाना साहब, क्या गवर्नमेंट के कोई ये प्लान बना रही है कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को कहा जाता है, जिस तरह बुजुर्गों को पहले कहा गया था कि आप घरों पर रहें, ना जाएं, लेकिन इस दफ़ा तो ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो मास्क, वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पर भी लोगों का इतराज़ होता था कि लोग कहते थे कि वक्फे के साथ हमने नहीं खड़े होना। इसके लिए क्या प्लान बनाया गया है? अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में उलमा और मुफ्तियान और दारुल इफ्ता पाकिस्तान अपना फतवा भी दे चुका है। जो SOPs गुज़श्ता साल तय हुई थी उन्हीं के मुताबिक इंशाअल्लाह अमल होगा और कोई जो है ऐसी बात जिससे कोई इख्तिलाफी या मसाइल पैदा हो वो ना अभी तक देखने में आई है ना आगे आएगी इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, वैक्सीन के हवाले से भी आपने कल बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वैक्सीन ना लगवाने की बातें जो हैं वो पागलपन है, और आपने इवन के मुखय्यर हजरात को भी कहा कि वैक्सीन खरीद कर मुस्तहिक अफराद को लगवाएं। अब रमज़ान भी आ रहा है, रोज़े की हालत में भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है, तो मैं चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से भी आप आवाम को इस हवाले से मैसेज ज़रूर दें। गुजारिश ये है कि ये एक वबा है और इस वबा से बचाव का रास्ता एक ही है और वो है कि अल्लाह से दुआ और वैक्सीन और एहतियात। तो लिहाजा सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए और जो लोग वैक्सीन की मुखालफत करते हैं ना उनके पास कोई दलील है, ना मैं समझता हूँ अकल है, ना वो इस फलसफे पे है कि इंसानियत की भलाई की जाए। लिहाजा लोगों को अतिबा डॉक्टर्स जो है उनका मशवरा मानना चाहिए और साहिब इस्तिताअत लोगों को चाहिए कि वो डोनेट करें उन लोगों को जो नहीं ले सकते वैक्सीन, ताकि वो लगवा सकें। बाद लोग कहते हैं कि ये अपील क्यों आप करते हैं, मैं इसलिए ये अपील करता हूँ कि हुकूमत के अपने वसाइल हैं, लेकिन जो साहिब खैर लोग हैं अगर वो आगे आएंगे तो इससे इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी जो है वो मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। मौलाना साहब, जाते जाते अगर हम आपसे एक और रिक्वेस्ट कर लें कि जिस तरह से पाकिस्तान में बहुत से मुकातबे फ़िक्र हैं, लोग हैं, हर एक का फॉलोइंग होती है, अगर कोई तमाम बैठकर उलमा हजरात आप इसकी इनिशिएटिव लें और फिर लोगों को वैक्सीन के मुतालिक जो कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ इबहाम हैं, कुछ लोग रिलक्टेंट हैं, वो दूरी की जाए, मसाजिद अपना रोल अदा करें, वहाँ पर स्पीकर्स में इस तरह से ऐलानात हो, लोगों को बताया जाए खुतबे से पहले भी अगर ये बात हो सके, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बात भी हो रही है और इस पर काम भी हो रहा है और उलमा अपने खुतबात में एहतियाती तदाबीर के हवाले से बातचीत भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कल भी जो जुमे के खुतबात होंगे उनमें कोरोना वैक्सीन के हवाले से इंशाअल्लाह तमाम जो एहतियाती तदाबीर है वो बयान की जाएगी। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मौलाना ताहिर अशरफी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आवाम को ये बता रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद आबाद रहेंगी और पीस को जरूर फॉलो किया जाएगा, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे PTM की सियासत और जो इसके असरात होने जा रहे हैं। नून लीग और JUI ने कल सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ न मानने पर इत्तफाक कर लिया है और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से कल मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने कहा फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त करते हुए कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पर हमने मुशावरत की है। और दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में कहा गया कि PTM में शामिल तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूस हैं। दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तफाक किया कि PTM में शामिल जमातों को अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी और पीपल्स पार्टी ने अब आपसे हिमायत भी मांग ली और सबको मायूस किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक PTM की दीगर जमातें भी जल्द मुशावरत करेंगी।
जबकि पीपल्स पार्टी ने जो इस पर स्टेटमेंट दी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर ना मानने के बयान पर उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर खजाना सैयद नवीद कमर ने यह कहा कि अगर नून लीग और JUI सेनेट में अपोजिशन लीडर को ना मानने का फैसला करेंगे तो हम भी कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर को ना मानने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी कि मामला मजीद बिगड़ भी सकता है अगर ये अभी यहाँ पर सेटल ना हुआ तो अपोजिशन के तमाम अहम फैसले PDM के प्लेटफॉर्म पर ही होने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और फिर क्या वाकई ये फैसले होंगे? और ये भी कहा गया है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि सिर्फ जब दो लोग यानी कि मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज ही फैसले करेंगे और थोपे जाएंगे तो ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता। इस पर बात करेंगे। सलमान आबिद साहब सीनियर तजज़ियाकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सलमान साहब, जो कि कल डेवलपमेंट हुई है, नून लीग ने अपना पार्लिमानी लीडर नॉमिनेट किया और ये कहा गया है कि अब वही होंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे सेनेट में। कैसे देखते हैं आप इस बड़ी डेवलपमेंट को? देखिए, बुनियादी तौर पे तो मैं आपके प्रोग्रामों में अक्सर कहता रहा हूँ कि PDM में पीपल्स पार्टी और PMLN दो मुख्तलिफ साथ के साथ ऑपरेट कर रहे थे और अमली तौर पे वो जो गुब्बारे में से जो हवा है वो निकल गई PDM के कॉन्टेक्स्ट में जब पीपल्स पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो अपने कार्ड खेले और ना उन्होंने इस्तीफों की सियासत पर यकीन किया और ना ही कायदे के खिलाफ सेनेट के लिए उन्होंने फजलुर रहमान की या मरियम नवाज की बात को कबूल करने से की तरफ गए। असल में बात ये जो भी बात आपने की है बड़ी बुनियादी बात है कि JUI के सरबरा फजलुर रहमान और मरियम नवाज या नवाज शरीफ अपनी शराइत पर PDM को चलाना चाहते हैं और PDM की 8-9 जमातों को उस मामले में कभी भी इत्तेमाद में नहीं लिया गया, बल्कि ये भी इख्तलाफात सामने आए कि PDM के सरबरा फजलुर रहमान की जानिब से के फैसले पीपल्स पार्टी और PMLN अगर मिलकर करेंगे तो वो फिर JUI अपना PDM के सरबरा क्यों रहेंगे। तो ये सबको नजर आ रहा है कि अब अमली तौर पर पीपल्स पार्टी और PMLN की राहें जो है वो जुदा हो गई है और इसमें काफी हद तक अवामी नेशनल पार्टी का भी जो रुख है वो पीपल्स पार्टी की तरफ नजर आता है। तो PDM में तकसीम हुई है और इस तकसीम का एक अमली नतीजा ये होगा कि दो अपोजिशन बन जाएंगी। एक इल्जाम लगाएगा कि जी मैं हकीकी ये अपना एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है और दूसरा कहेगा कि जी हम हकीकी अपोजिशन है। तो जो लड़ाई उन्होंने इमरान खान से करनी थी वो आपस में करना शुरू कर देंगे, आपस में एक दूसरे को जबरदस्ती गुरेबान होंगे। बिल्कुल, अब ऐसा होता भी है सलमान आबिद साहब, जब इत्तेहादी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक जमात हो गई, जमात तो अपनी अपनी रहती है और ये बात शुरू से ही तज्जियाकार और आप भी मुसलसल ये कहते रहे हैं कि आइडियोलॉजी तो दोनों पार्टीज की डिफरेंट ही है, कभी भी इनको एक ना समझा जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इख्तलाफ इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो आपस में ही लड़ते रहेंगे और गवर्नमेंट को जो टफ टाइम देने के दावे किए गए थे हर पार्टी की तरफ से वो कहीं पीछे रह जाएगा? कहीं तो ये भी लग रहा था कि इत्तेफाक हो गया और ईद के बाद शायद लॉन्ग मार्च होगा। जी, आपकी बात काफी हद तक वजह है कि जो असल में हुकूमत को टफ टाइम देना था, अगर ये बाहमी इख्तलाफात में उलझ कर रह गए तो इसका फायदा तो बराह रास्त जो है वो हुकूमत को होगा और PDM को नुकसान होगा। अभी पीपल्स पार्टी एक और कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है और ये अंदिया दिया है कि हम जो है शहबाज शरीफ से या हमजा शहबाज से राब्ता करेंगे, आइंदा हम मरियम से राब्ता नहीं करेंगे। तो देखना होगा कि अगर इस सूरत में अगर वो हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ की तरफ जाते हैं जो मकामत के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या वो उनको रिस्पांस देंगे और अगर ऐसा रिस्पांस देंगे तो ये मरियम के लिए बड़ा सेटबैक होगा। तो इसलिए ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में PMLN में जो शहबाज शरीफ है और जो हमजा शहबाज है क्या वो वाकई बिलावल के साथ खड़े होंगे। और वैसे बज़ाहिर ये लगता है कि और शहबाज शरीफ का भी आपको पता है पुराना स्टाइल है, वो पीपल्स पार्टी के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते, इसलिए ये भी मुश्किल नजर आता है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ उस तरह से खड़े हो सके जैसे बिलावल चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं बड़ी क्लियर हूँ और मैं काफी मुझे इसकी यकीन है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मरियम नवाज के मुकाबले में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का रोल जो है वो जरा बढ़ जाएगा और वो ज्यादा डोमिनेंट करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो PMLN को फिर और ज्यादा सेटबैक होगा, क्योंकि ये जो मुजाहमत की सियासत थी PMLN की ये कोई बहुत ज्यादा PMLN को फायदा नहीं दे सकी, बल्कि लेकिन सलमान साहब आपने कहा कि फायदा नहीं दे सकी है सियासत नून लीग की जो मुजाहमत की, लेकिन ऐसे तो लगता है कि नून लीग की वो वाहिद जमात है, उसके बाद JUI है जो कि स्टैंड कर रही है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, क्योंकि अब यही कहा जा रहा है, आपने कहा ये दो अफराद हैं जो खड़े हुए हैं फजलुर रहमान और मरियम नवाज या नवाज शरीफ। तो सर अपोजिशन तो यही है ना सलमान साहब, ये लोग सलमान साहब अपोजिशन तो यही है ना कि खड़े रहना। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लेना है या किसी और पार्टी की तरह अगर आपने बैठ जाना है और कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपनी कुछ सीट हासिल करके फिर मामला को इजी कर देना है तो फिर तो अपोजिशन ना हुई ना।
देखिए ना, बात ये है कि अगर मरियम नवाज या नवाज शरीफ आज ये फैसला कर लें कि हमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से इस्तीफे देने हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ इनके 40-50% अरकान असम्बली जो है वो इस्तीफे नहीं देंगे, इसलिए कि वो शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो इस्तीफों की सियासत का हामी नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो मरियम नवाज बात कर रही हैं, जो नवाज शरीफ बात कर रहे हैं, जो फजलुर रहमान बात कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी पार्टियां उतनी कमिटमेंट के साथ उनके साथ नहीं खड़ी हुई जितना वो शो करने की कोशिश कर रहे हैं। JUI में भी सियासी तकसीम हुई है और PMLN के अंदर भी पहले से ये तकसीम मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब है, एहसन इकबाल साहब जो बड़े पुरजोश नजर आते हैं, कभी वो शहबाज शरीफ के पल्ले में चले जाते हैं, कभी नवाज शरीफ के पल्ले में चले जाते हैं, खुद हमजा शहबाज। अब आप देखिए ना, जो लबो लहजा मरियम नवाज का है, क्या ये लबो लहजा कभी हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ नहीं देखने में आया? लेकिन सलमान साहब, हर एक की अपना अपना तरीका भी होता है सियासत करने का भी। अब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में भी बड़ा फर्क है, हालांकि सगे भाई हैं, बात करने के स्टाइल में भी, पॉलिसीज में भी। तो ये इख्तलाफ तो पर्सनालिटी के ऊपर भी आप कह सकते हैं, बात करने के तरीके पर भी कह सकते हैं। अब मुझे ये कहिएगा कि ये जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं PDM के अंदर, पर्टिकुलरली नून लीग और पीपल्स पार्टी, और JUI भी नून लीग के साथ खड़ी है, तो क्या ईद के बाद आप इस्तीफों के बगैर जिसके ऊपर इत्तफाक हुआ था लॉन्ग मार्च, वो होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, लॉन्ग मार्च का तो मुझे अब कोई इम्कान नजर नहीं आता इस सूरत हाल में, जब PDM के अंदर इतने इख्तलाफात हो गए हैं और माइनस पीपल्स पार्टी। अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो आप एक कर तो लेंगे लॉन्ग मार्च करने में क्या मसला है, लेकिन वो जो लॉन्ग मार्च जिसका इशारा फजलुर रहमान ने किया था ना कि हम जाएंगे इस्लामाबाद में और बैठ जाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान इस्तीफा नहीं देगा, वो लॉन्ग मार्च अब नहीं होने वाला। एक आध दिन के लिए कोई शो हो जाए, महंगाई को बुनियाद बना के हुकूमत से रुखसती का मुतालबा करके, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग मार्च PDM ने पहले बताया था कि हम करने जाएंगे, मुझे अब उसका इम्कान फिलहाल नजर नहीं आता। और मैं आपको बता दूं कि PMLN में शहबाज शरीफ भी उस लॉन्ग मार्च के हामी नहीं है, ना हमजा शहबाज उस लॉन्ग मार्च के हामी है। तो ये बड़ा मसला होगा कि जिस किस्म का लॉन्ग मार्च जब फजलुर रहमान के जहन में है, उसके लिए कोई बड़ा इत्तफाक राय PDM के अंदर पैदा हो सके। ठीक है, बिल्कुल। सलमान साहब, अगर जाते जाते एक कमेंट आपसे लेना है कि जो मरियम नवाज साहबा के हवाले से चंद दिन से बहुत बातें हो रही थी कि वो खामोश हो गई हैं, वो तो बीमार थी, उन्होंने कल फिर बड़े ओपनली कहा है कि मैं चंद दिन बीमार क्या हुई हूँ, तो तमाम बातें जो है वो मेरे अगेंस्ट होना शुरू हो गई, मेरे बाहर जाने की बातें शुरू हो गई। इस पर आपको कोई हकीकत नजर आती है या क्या पॉसिबिलिटी है कि इस सिचुएशन में मरियम नवाज बाहर चली जाए? काफी अच्छे से बाहर जाना चाहती है और पर्दा कई लोगों ने हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से रास्ता भी किया है उनके बाहर जाने के ऊपर। इसलिए ये कहना कि वो बाहर नहीं जाना चाहती कम अज कम मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर वो ये कह रही हैं कि वो पाकिस्तान में बैठ के सियासत करना चाहती हैं, कहीं नहीं जा रही, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हालात का मुकाबला पाकिस्तान में बैठ के करना चाहती हैं। तो फिर ये बार बार बीमारी का बहाना मत बनाएं और खामोशी से पाकिस्तान के अंदर इलाज करवाएं और सियासत करें। उनको किसने रोका है? ठीक है सलमान साहब, लेकिन बीमारी का बहाना का लफ्ज जो आपने यूज किया, आई वुड रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दैट कि किसी की बीमारी को जज नहीं करना चाहिए। वी डोंट नो कि एक्चुअली वो बीमार हैं या नहीं है। बीमारी का इलाज नहीं है, मुझे ये बता दें जरा, पाकिस्तान में कौन सी बीमारी का इलाज नहीं होता? ये पूरे पाकिस्तान के जो अग्रीड, अगर वो पाकिस्तान में इलाज करा सकते हैं तो ये बड़े ताकतवर लोगों को भी पाकिस्तान के अस्पतालों पर यकीन करना चाहिए, डॉक्टरों पर यकीन करना चाहिए। यहाँ अपना इलाज बिल्कुल 100%। पैर में छोटी सी चोट आ जाती है तो आप फौरी तौर पर बाहर जाना चाहते हैं इलाज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ऑब्वियसली जो सिनेरियो है और ये तमाम चीजें जो हैं, मैं आई वुड से वो जैसे कहते हैं ना कि PDM ब्रॉट इट ऑन देमसेल्व्स, कि किसी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद ही आपस में किया और अब एक दूसरे के चक्कर में ऐसे आ गए हैं ये पार्टीज कि गवर्नमेंट के को जो घर भेजना था वो एजेंडा कहीं साइड। ऐसे लग रहा है कि खुद ही घर बैठने का प्लान है आइंदा चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, क्योंकि अभी PDM का आइंदा आने वाले दिनों में कोई खास प्लान नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपस में ही पार्लियामानी लीडर के हवाले से जो मामलात नजर आए हैं और फिर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो सख्त जंग अब ओपनली सामने आना शुरू हो गई है। ये पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतर है, PDM के लिए कितनी बेहतर है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ आपको बताएंगे ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद होंगे जिनका ताल्लुक सिंध के जिला हैदराबाद से है। मुसव्वरी में वो इस कदर कमाल रखते हैं कि सितारे इम्तियाज से उनको नवाजा गया है। ऐसे हीरो हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में चैलेंज की कमी नहीं है तो मुझे बड़ा प्राउड भी फील होता है। मुझे कभी कभी ये भी फील होता है कि मैं आई से दिस टू मच, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह कहने का दिल करता है कि पाकिस्तान की ऐसा नाम है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उनमें आर्टिस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आर्टिस्ट पाकिस्तान के सॉफ्ट ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं और इनकी वजह से पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो बहुत ज़्यादा उजागर भी होता है। और सिंध के ज़िला हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने
वाले मोहम्मद इमरान कुरैशी साहब से आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्हें सितारा इम्तियाज़ भी मिला है इस दफ़ा। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जो उनकी इस वक्त जो आर्ट है, जो फ़न मुसव्वरी है, उसको एक्नॉलेज किया गया। 14 अगस्त को ये अनाउंस किया गया और 23 मार्च को इनको ये नवाजा गया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको ये नवाजा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जो अब तक ये कर चुके हैं परफॉर्मेंस, जो इंटरनेशनल लेवल्स पर इनके जो एग्जीबिशंस हुए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो खासा मेरे ख्याल फ़ख्र से सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। बिल्कुल, इमरान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर एंड अ वेरी कांग्रेचुलेशंस। वालेकुम सलाम, थैंक यू। आपका काम हमने देखा है ओवर द इयर्स, जब से आप कर रहे हैं, हर दफ़ा हर एग्जीबिशन से पहले या हर चीज़ से पहले एक नई थीम होती है, एक नई सोच होती है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक एन आर्टिस्ट मार्वलस, कि आप कुछ डिफरेंट, कुछ हटके करो। कैसा लगा आपको सबसे पहले तो कि ये अप्रिसिएशन आपको मिली, सितारा इम्तियाज से नवाजा गया? अच्छा, अवार्ड्स वगैरह इस तरह की अप्रिसिएशन मुझे पाकिस्तान से बाहर तो काफी अरसे से मिल रही है और काफी बड़े लेवल पे, जिसमें शारजा बाइनियल का अवार्ड मिला था मुझे, और डॉचे बैंक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर था मैं 2013 में, गेम चेंजर अवार्ड था हांगकांग में बाय एविया सोसाइटी, फिर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यूएस वाशिंगटन ने मुझे मेडल ऑफ आर्ट्स का अवार्ड दिया था। लेकिन जो पाकिस्तान में जो एप्रिसिएशन मिली है और इसको रिकग्नाइज किया है मेरी सारे काम को और मेरी जो भी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर, तो मेरे ख्याल उसकी फीलिंग ही अलग थी। और स्पेशली जब वो अवार्ड एक्चुअली इस्लामाबाद में प्रेसिडेंसी में दिया जा रहा था, तो वो काफी एक बहुत इमोशनल लम्हा था मेरे लिए। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग होती है जी, डेफिनेटली किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी शख्स के लिए, जब उसको इस तरह से नेशनल लेवल पर एक्लेम किया जाए। इमरान साहब, जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनली आपने हर जगह पर एग्जीबिशंस भी किए हैं, आपको एक्नॉलेज भी किया गया है, तो बताइएगा इस सफ़र के बारे में, कहाँ पर आप गए, कहाँ पर क्या एग्जीबिशन किया, और फिर जो आपकी स्पेसिफिक्स हैं उस बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा, मैं तो हैदराबाद सिंध से हूँ और मैंने 1990 में एनसीए ज्वाइन किया था एज ए स्टूडेंट फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में, और मैंने फिर मिनिएचर पेंटिंग में अपने अंडरग्रेड प्रोग्राम किया और फिर उसके बाद फौरन वहीं पे पढ़ाना भी शुरू किया। तो मेरा ख्याल है मेरा फोकस ज़्यादा ये था कि मैं, एक तो टीचिंग था, दूसरा मेरा अपना काम था। मेरी कभी ये इंटेंशन नहीं रही कि मैं फलानी जगह एग्जिबिट करूं या फलानी जगह मुझे शो मिल जाए या ये प्रोजेक्ट मिल जाए। तो मैं मुझे जो ज़्यादा मज़ा आता था वो अपना काम करके, उसका रिजल्ट देख के, और फिर जब वो लगता था एग्जीबिशंस में, उसमें जो आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, पब्लिक की तरफ से रिस्पांस आता था, वो मैं उसको, मेरे लिए वो ज़्यादा अहमियत रखता था। तो मेरा ख्याल है यही वजह थी कि हर चीज़ जो मेरी करियर में हुई वो बड़ी ऑर्गेनिकली हुई और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हुई, कोई चीज़ मुझे इमीडिएटली नहीं मिली। तो इसमें काफ़ी लंबा सफ़र है, 30 साल का सफ़र है, जिसके बाद अब ये रिकग्निशन पाकिस्तान में भी मुझे मिली है। तो बाहर भी मतलब ऐसे म्यूजियम्स में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एग्जीबिशंस हुई हैं जो शायद बहुत सारे आर्टिस्ट ख्वाब देखते हैं उसका, लेकिन मैंने खुद कभी कोशिश नहीं की, अपने आप को फोर्स नहीं किया कि मुझे वहाँ पे एग्जीबिशन मिले। हर चीज़ खुदा की तरफ से बड़ी नेचुरली और खुद से मिली, तो इसलिए मेरे लिए हजम करना उस सारी शोहरत को, उस सारे मुकाम को आसान था। तो मैं कोई एकदम पागल नहीं हो गया था कि ये हो रहा है तो मैं अब कोई बहुत स्पेशल चीज बन गया हूँ। मेरे ख्याल हर चीज जिस तरह बतदरीज हुई है लाइफ में, वो एक ब्लेसिंग। I think that's what made you a star in arts, and that's what got you all those awards and appreciations. इमरान साहब, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि आपने दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे आपने कहा कि इट वाज कोर्स ऑफ फेट जो मुसलसल चल रहा था, साथ साथ चल रहा था। अब इसमें एक आर्टिस्ट के लिए कितना ज़रूरी होता है इन तमाम चीज़ों को रियलाइज़ करना, अपनी आर्ट के ऊपर फोकस करना, और फिर उसके साथ साथ अपने इर्द गिर्द के सिनेरियोज को सामने रखते हुए वो थीम्स, वो मैसेजेस, जो हिडन मैसेजेस होते हैं इन दोस पेंटिंग्स, उसको पोर्ट्रे करना। देखिए, एक तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आपका काम होना चाहिए। अगर काम में आपकी जान है, काम के साथ आप सिंसियर हैं और अपने काम के साथ अटैच्ड हैं और वो बहुत आपके अंदर से आ रहा है, तो मेरे ख्याल है वो अपनी जगह खुद बना लेता है। तो आपको बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं होती, उसको एक ना
वक्त मुकर्रर होता है हर चीज का, और उसको वो जगह भी मिलती है, वो एप्रिसिएशन भी मिलती है, वो टाइम बस उसका एक फिक्स है। तो अगर हम डेस्परेट हो जाएं और हम लोगों को देख के, मार्केट को देख के काम प्रोड्यूस करें, तो मेरे ख्याल है वही बड़ी सुपरफिशियल सी बात होती है, और उस चीज की इतनी लाइफ भी नहीं होती। वेरी ट्रू, ज्यादा। इमरान साहब, आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि वो लाइफ उसकी उतनी नहीं होती है। अगर आप किसी को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाएं और फिर जल्दबाजी में कुछ करें या तो सेंसिटिविटी कम हो जाती है, कमर्शियली अगर आप करें। लेकिन देखें, हर कोई उतना लकी नहीं होता है, हर एक शख्स के पास उतना तवक्कल नहीं होता जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। आपने कहा ऑर्गेनिकली आप आगे बढ़े। पाकिस्तान में हमने ये भी देखा है कुछ इस तरह की, अगर हम बात कर लेंगे, बहुत सा टैलेंट होता है, कई दफ़ा वो नज़रअंदाज भी हो जाता है, कई दफ़ा लोग अपने मसाइल की वजह से वो हट जाते हैं, उन्हें वो ट्रेनिंग, वो सपोर्ट, वो अकेडमीज नहीं मिलती हैं। आपको लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है नए नौजवानों के लिए जो आगे आना चाहते हैं? हाँ, ये मतलब इसमें किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है, बिल्कुल ये सही बात है, और आपकी एफर्ट तो होती है, किस्मत भी साथ देती है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अवामिल होते हैं, और ये कि बहुत सारे टैलेंट बहुत ज्यादा है यंग आर्टिस्ट में स्पेशली। अगर आप देखें, मुझे बहुत शौक है आर्ट खरीदना और उसको कलेक्ट करने का, और मैं और मेरी वाइफ काफी अरसे से ये चीज हम कर रहे हैं, और हमारे पास मतलब साथियन की पेंटिंग भी है, गुलजी की भी है, लेकिन बहुत यंग आर्टिस्ट जो इस साल ग्रेजुएट की, उनके भी काम है, और हमने साइड बाय साइड अपने घर में उनको लगाया हुआ है। तो हम इक्वली एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनमें भी मतलब एक तरह की स्ट्रेंथ है, एक तरह की बहुत इफेक्टिव काम है उनके, बहुत स्किलफुल है। मेरे ख्याल हमें तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देती है, स्पेशली पाकिस्तान के बारे में, कि यंग लोगों का जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है वो हमारा जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो आर्ट हो रहा है उससे किसी तौर पे कम नहीं है। तो लेकिन मौक़ों की बात सही आपकी कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो एकदम गायब भी जाते हैं, कुछ अपने ज़ाती हालात की वजह से, कुछ अपने गलत डिसीजंस की वजह से भी, और कुछ किस्मत की वजह से भी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारी नौजवान नस्ल कहीं शायद इसको इसलिए भी पसे पुश डाल देती है कि ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहकर करने वाला काम है, इतना कमर्शियल नहीं है कि आप फौरन से लाखों रुपए कमाना शुरू हो जाएंगे। और विदाउट अ डाउट ये रियलिटी है कि हमारी सोसाइटी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से टैलेंट, शौक और अपने पैशन को लोग पीछे रख देते हैं। ये बिल्कुल ये सही बात है आपकी कि वो जो मैंने जो बात की ना गलत डिसीजंस, तो शायद यही वजह है, कि यही मैं कहना चाह रहा था कि कुछ ऐसे गलत फैसले जो फिर आप उस तरफ, उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते जो आप डिजर्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इमरान साहब, ये आपके हमने इतने आर्ट पीसेस देखे हैं, डिफरेंट एग्जीबिशंस देखी हैं, एंड आई एम श्योर कि हर पीस ऑफ आर्ट जो है ना वो एक बेबी की तरह होता है, बिकॉज आपने टाइम दिया होता है, बहुत फोकस करके उसके ऊपर काम किया होता है। आई एम गोना आस्क यू अ वेरी टफ क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट पीस ऑफ आर्ट जो आपने खुद बनाया और बहुत ज्यादा उसके साथ अटैचमेंट हो और उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड भी हो, स्टोरी भी हो? अच्छा, काम तो काफी सारे हैं, जो अक्सर काम ऐसे भी होते हैं कि आप खुद बाद में सोचते हैं कि आपने कैसे कर दिया, उस वक्त हो जाता है आपसे, और आप खुद भी उससे वो होते हैं कि ये क्या मूवमेंट थी कि ये काम या इस तरह की अप्रोच आपके काम में आ गई। तो क्योंकि जब आप काम बहुत फ्लो में कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत नेचुरली होती हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत अहम चीज ये होती है कि यूजुअली जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो उनके जहन में एक आइडिया होता है, और वो जब वो काम कर रहे होते हैं तो उस आइडिया को ही बस देख रहे होते हैं जो पहले दिन उन्होंने सोचा होता। जबकि मेरा ये ख्याल है कि पेंटिंग या आर्ट मेकिंग इट्स अ टू वे डायलॉग, कि जितना हम कर रहे होते हैं उतना वो काम भी हमें कुछ बात करने की कोशिश करता है। अगर हम उसको समझ लें और उसकी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वो एक नई शक्ल इख्तियार कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये वो वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से एक अच्छा काम प्रोड्यूस होता है, कि अगर आप उस काम से भी डायलॉग आपका हो जब आप बना रहे हैं उसको भी सुनने की कोशिश करें, ना सिर्फ अपना आइडिया ही उस पर मुसल्लत किए जाए। तो अपने काम के बारे में बस मेरा यही है कि बहुत सारे काम हैं, एक मैं ऐसे मेंशन करना मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मैंने आपसे बोला था ये टफ क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल है। तो लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं लोगों के रिस्पांस के हवाले से, तो शारजा बाइनियल में मैंने काम किया था, ब्लेसिंग्स अपॉन द लैंड ऑफ माय लव, वो एक बहुत साइट स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन थी। उनकी एक हिस्टोरिक हेरिटेज बिल्डिंग थी जिसके कोर्टयार्ड को मैंने पेंट किया था, जो बहुत ज्यादा ब्लडी, जैसे कोई ज़िबा खाना होता है उस तरह की फीलिंग देता था। लेकिन बट व्हेन यू गो क्लोज टू इट
तो उसमें एक फॉलिएज थे, उसमें नेचर थी जो ग्रो कर रही थी, तो वो फूल भी लगते थे और खून भी लगता था, तो वो एक टाइम पे आपको अट्रैक्ट भी करता था, रिपेल भी करता था। उसमें जो रिस्पॉन्स था वो इतना अमेजिंग था कि मुझे पहली दफा पता चला कि आर्ट जो है वो इतना इफेक्टिव हो सकता है कि लोग एक्चुअली बैठ के, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो रो रहे थे एक्चुअली, और वो लोग सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, वो सिर्फ मिडिल ईस्ट के नहीं थे, वो जापानीज भी थे, वो अमेरिकन भी थे, वो यूरोपियंस भी थे, और हर इंसान उसको अपने आप से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर रहा था उस काम से। उस काम पे मुझे अवार्ड मिला था। स्क्रीन पर चला रहे हैं। It's actually amazing. मैंने कहा वो एग्जैक्ट फुटेज जो आपकी, आप उस कोर्टयार्ड की बात कर रहे हैं, वो स्क्रीन पर चल भी रही है, एंड इट्स अमेजिंग, वो फीलिंग जो है वो आ रही है एक्चुअली। हाँ, उसमें है बिल्कुल सही। तो इमरान साहब, जैसे कि आपने जिक्र भी किया है अपनी बड़ी ज़बरदस्त, आपने आर्ट पीसीस भी दिखाए और इंटरनेशनली देखा गया है, आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की कि सादकीन गुलजी जहाँ पर हमने घर पर रखे हुए हैं उनकी पेंटिंग्स को, वहीं पर यंग टैलेंट को भी रखा है। मतलब आप यंग टैलेंट से भी उतने ही अटैच हैं, क्योंकि आप पढ़ा भी रहे हैं, इससे आप अटैच ऑब्वियसली हैं भी। तो क्या देखते हैं आप आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान में ये जो टैलेंट है आर्टिस्ट का, जो पेंटिंग्स का, ये किस तरफ जा रहा है? बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? जितना पहले काम किया जाता मजीद बेहतर हो रहा है इसमें? मेरे ख्याल में जो यंग लोग हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं, काफी बोल्ड हैं, काफी उनका एक्सपोजर बहुत फर्क नौइयत का है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से, मीडिया की वजह से इमीडिएट नॉलेज मिल रही होती है। जब हम यंग स्टूडेंट थे तो इंटरनेट वगैरह वाली चीज तो बहुत बाद में आई थी, तो जो इन्फॉर्मेशन आती थी वो बहुत लेट होती थी कि बाहर क्या काम हो रहा है, इधर क्या काम हो रहा है, और फिर वो जो इन्फ्लुएंसेस थे, जो आर्ट की मुख्तलिफ शक्लें थी, वो हमें काफी टाइम के बाद पता चली। इनको बहुत इमीडिएट नॉलेज भी मिल रही है, और फिर ये बोल्ड नहीं है, बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, एडवेंचरस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डरते नहीं है, एक्सप्रेस करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एनसीए में काफी स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह का अपने थीसिस में एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं। उनको पता है कि ये बिकेगा नहीं, जो उनको पता है कि ये कोई खरीद नहीं सकता, उनको पता है कि ये थीसिस के बाद, एग्जीबिशन के बाद डिसमेंटल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अपने पैसों से, कोई फंडिंग नहीं है यहाँ पे, कोई इस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, वो खुद काम कर रहे होते हैं, मतलब पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, उन्हीं पैसों को उन प्रोजेक्ट्स पे लगा देते हैं, और फिर वो काम जो होता है वो एक बड़ी स्ट्रेंथ रखता है, क्योंकि वो रियली दे वांट टू डू दैट काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन, जो भी आर्ट का प्रोजेक्ट है। तो मुझे ये खुद भी ये चीज बड़ी एक स्ट्रेंथ देती है, एक पॉजिटिव वो साइड दिखाती है कि मुस्तकबिल जो है वो रोशन है। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये वो आर्टिस्ट हैं जो पैशन रखते हैं और ट्रू फील रखते हैं आर्टिस्ट होने की। अच्छा इमरान साहब, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम एन आर्टिस्ट? एक आर्टिस्ट को क्या इंस्पायर करता है? आपकी फैमिली में कुछ ऐसा था? क्योंकि आपकी फैमिली में और भी बहुत सी फील्ड्स हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आपके भाई का जिक्र करें तो वो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, और आपको देखकर इतनी रिजेम्बलेंस है आपकी फैसल कुरैशी साहब से कि वो मतलब वो एक अलग तरह से आर्टिस्ट है, आप एक अलग तरह से आर्टिस्ट हैं। तो आपकी फैमिली में कोई जी कह के इनवाइट कर ले, मैं वैसे ही बन गया। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि दोनों क्रिएटिव हैं, तो वो क्रिएटिविटी की फाइट होती है फिर मेरे ख्याल से घर में। अगर वो नखरे करे ना तो आप मुझे ले लीजिए। तो सर बताइए, सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन दिस फील्ड? अच्छा, मेरा ख्याल है कि घर में काफी आर्ट की एप्रिसिएशन थी। हम लोग हैदराबाद सिंध में थे, तो उससे पहले मैं बचपन में शदादपुर भी रहा था, इंटीरियर ऑफ सिंध में। फिर पहले हैदराबाद में थे, फिर शदादपुर काफी अरसे, 5, 7, 8 साल रहा, फिर हैदराबाद मूव कर गए। तो आर्ट की एक्सपोजर, मतलब एग्जीबिशन, गैलरीज वगैरह तो थी नहीं, तो मेरी दो तरह से इंस्पिरेशंस थी। एक तो घर में एप्रिसिएशन थी, कभी मना नहीं किया, और काफी उर्दू लिटरेचर पढ़ने वगैरह का शौक था। नाना भी शायर थे, उनकी बुक वगैरह भी प्रिंट हुई भी थी, सारा माहौल तो था। लेकिन टीवी सारे मिलके देखते थे, फिर ड्रामा ना सिर्फ देखते थे, पीटीवी पे उस वक्त जो प्लेज आते थे, आपको पता ही है किस नौयत थे, तो उस पे बाद में डिस्कशन भी होती थी देखने के बाद। तो वो सारी चीजें मौजूद थी विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट इट इज लीडिंग मी टू दिस काइंड ऑफ सबकॉन्शियसली आगे बढ़ता है ना इंसान। तो बस इसी तरह से वो चीज इवॉल्व हुई। फिर स्कूल में मेरे बहुत अच्छा आर्ट का जो टीचिंग थी वो इतनी अमेजिंग थी उस वक्त कि जो हमारे टीचर थे वो बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट के ग्रेजुएट थे और काफी एजेड थे, 80+ आई थिंक उनकी एज थी।
बट उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो इतना फ्रीडम और इतना एक्सप्रेसिव था जो आमतौर से स्कूल्स में नहीं होता। स्कूल में होता है कि ये सेब बनाए उसको कलर कर दें, ये मछली बनाए, या मछली अगर बच्चा अपनी इमेजिनेशन से फर्क बनाएगा तो उसको टीचर मना करेगी कि नहीं ये इस तरह की होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी हमारे यहाँ। वहां पे वो बहुत एब्स्ट्रैक्शन को, बहुत एक्सप्रेसिव जो तरीका था काम करने का, उसको वो बहुत अप्रिशिएट करते थे, उस पर क्रेडिट देते थे बाद में काम करने के बाद बच्चों को, जो 6 ग्रेड 7 ग्रेड के बच्चे थे। तो उस वक्त हमें वो बातें समझ आती थी, लेकिन उस तरह समझ नहीं आती थी। जब मैं एनसीए गया तो वहां पर हमारे सिलेबस का हिस्सा थी वही चीजें जो हमें 6, 7, 8 ग्रेड में उन्होंने कराई। फिर मैंने रियलाइज किया था कि व्हाट वी वर गेटिंग एट दैट टाइम फ्रॉम हिज क्लासेस। बिल्कुल, तो आई थिंक आपकी ग्रूमिंग स्टार्ट हो गई, और यही वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक्चुअली आपके करियर में बहुत हेल्प करते हैं किसी भी फील्ड में हो। वेल, थैंक यू सो मच। इट वाज अ प्लेजर कि आप हमारे शो में हमारे साथ मौजूद थे। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक उनका आइडिया बड़ा अच्छा था कि किसी दिन हमने फैसल कुरैशी साहब को लेना और वो अवेलेबल ना हो तो हम आपको ले लेंगे। और ये बात भी बहुत जबरदस्त उन्होंने की है नौजवानों के लिए कि ट्राई करते रहें, एक्सपेरिमेंट्स करते रहें। यकीन रखिए अगर आपके पास घंटे